So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter evolution. Evolution के अंदर अभी तक हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर चुके थे, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात कर चुके थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर चुके थे। आफ्टर दैट हमने काफी सारी थ्योरीज पढ़ी कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई होगी। हमने थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया के बारे में बात की, हमने थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म के बारे में बात की, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, हमने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और उनके प्रूफ्स के बारे में भी पढ़ा। आफ्टर दैट जो आपका सेकंड टॉपिक था वो था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की इवोल्यूशन धरती पर हुई है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है। और उन एविडेंसेस के अंदर सबसे पहले हमने फॉसिल एविडेंसेस यानी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस यानी कि ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। देन हमने बायोकेमिकल एविडेंसेस यानी प्रोटीन्स और जीन्स के बारे में पढ़ा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट द कांसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। हमने अडेप्टिव रेडिएशन के कांसेप्ट को समझा डार्विनियन फिंचेस का एग्जांपल लेकर और आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जांपल लेकर। उसके बाद हमने कन्वर्जेंस देखी आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में और आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमें बात करनी है अबाउट द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुई कैसे? अगर एक इंडिविजुअल या फिर एक स्पीसीज अर्थ के ऊपर आई है तो कैसे वो डाइवर्सिफाई हुई, कैसे अलग अलग स्पीसीज बनी। ये जो हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान आपके अंदर चेंजेस अक्यूमुलेट हुए, आप लोग और बेहतर बनते चले गए, आप लोग अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने लग पड़े, ये आखिर हुआ कैसे, उस बारे में हमें बात करनी है। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अपना अप्रोच था। जैसे एक थ्योरी है जिसको आप बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जो कि लैमार्क साहब ने दी थी। देन नेचुरल सिलेक्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफी सारी बात कर चुके हैं, अलग अलग एग्जांपल्स लेके हम समझ चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जो कि डार्विन साहब ने थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी। एंड द कांसेप्ट ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज। तो हम इन तीनों कांसेप्ट्स को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन एज वेल। तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी है। तो इन टॉपिक्स को हमें बहुत गौर से समझना है, बहुत ही ज्यादा गौर से समझना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुने और क्वेश्चन जैसा आएगा, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्स भी दें, क्योंकि काफी सारे ऐसे व्यूज हैं विच आर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और उनमें थोड़े 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 माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। आपने जरा सी चूक करी, आप जरा से थोड़े से मिसगाइड हुए एंड यू विल बी डूइंग द क्वेश्चन इन द रॉन्ग वे। लेकिन अगर आप एकदम स्ट्रेट चलते जाते हो, आपसे जो पूछा गया है आप सिर्फ उसी का जवाब देते हो, आप उसी लैंग्वेज को पकड़ के चलते हो जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। यहां पर हम इवोल्यूशन से रिलेटेड अलग अलग धुरंधर साइंटिस्ट के कांसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि द थ्योरी गिवन बाय लेमार्क साहब, द थ्योरी गिवन बाय डार्विन साहब एज वेल एज द थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज साहब। इन तीनों के चित्र देख लीजिए, ये आपके दुनिया के सबसे बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रहे हैं। जबकि इनमें से जो लेमार्क थे वो एक नेचुरलिस्ट थे, ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ये नेचर को ऑब्जर्व करते थे और अलग अलग थ्योरीज जो है बनाते थे। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन in true sense would have started when cellular forms of life with different metabolic capacity originated on earth। बहुत ही प्यारी लाइन है और ये लाइन नेचुरल सिलेक्शन का बेसिस बनाती है। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि नेचर किसी स्पीसीज को सिलेक्ट करता है, किसी स्पीसीज को प्रमोट करता है, उसको कहता है कि भाई आप और परपेचुएट करो और डिवाइड करो, अपनी और प्रोजेनीज बनाओ और बच्चे पैदा करो, क्योंकि यू डिजर्व दैट। आप एक बहुत ही बुरी परिस्थिति के अंदर, एक बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर भी अपने आसपास पाई जाने वाली रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, यू डिजर्व दिस रिकॉग्निशन, यू डिजर्व टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। आप अर्थ पे रहना डिजर्व करते हो, तो नेचर क्या करता है, उनको प्रमोट करता है। लेकिन प्रमोशन के लिए दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म होगा ऑर्गेनिज्म ए, जो कि किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा ऑर्गेनिज्म बी, जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? ए को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपदा के माहौल में भी क्या ढूंढ रहा है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और बी जो कि नाटक कर रहा है, उसको जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का बेसिस क्या है? जब धरती पर सबसे पहले ऐसे सेल्यूलर फॉर्म्स आए,
ऐसे अलग अलग सेल्स आए जिनकी डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेसिटी थी। यानी आप एक सेल हो, लेट से आप हो सेल ए, और आप एक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रिसोर्सेज को बढ़िया यूटिलाइज कर लेते हो, आप उस रिसोर्सेज को बढ़िया मेटाबोलाइज कर लेते हो, तो आप सर्वाइव कर पाओगे, आप सेल डिवीजन शो कर पाओगे। एंड लेट से मैं हूं सेल बी, तो मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट चीजों को यूटिलाइज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, इस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है लैक्टोज, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ ग्लूकोज, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लैक्टोज को भी मेटाबोलाइज कर सकते हो, ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज कर सकते हो, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। तो जब आप में और मुझ में कुछ डिफरेंसेस होंगे मेटाबॉलिक बेसिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म अलग है। और जब नेचुरल सिलेक्शन का दौर आएगा, तो दोनों में से जो बेहतर होगा उसे नेचर क्या कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा, उसकी पीठ थपथपाकर कहेगा शाबाश बेटा, और उसे जो है आगे सर्वाइव करने देगा। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। यह बात हम कल कर चुके थे, और मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया था। अगर आप एक बैक्टीरिया के लाइफ स्पैन को देखें, तो एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन सिर्फ 20 मिनट के आसपास का होता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड बैक्टीरियम लें, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, तो आपको पता है जो ई कोलाई है, ये 20 मिनट में एक बार डिवाइड कर जाता है। तो अगर 1000 जनरेशंस लगती हैं, 1000 बार डिवाइड करना पड़े ई कोलाई को, 1000 बार रिप्रोड्यूस करना पड़े, तब जाके इनके अंदर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, तो कितना टाइम लगेगा उस एक कैरेक्टर का ई कोलाई में आने के लिए? भाई, एक कैरेक्टर ई कोलाई में कब आएगा? जब ई कोलाई के 1000 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और 1000 जनरेशन कब कंप्लीट होंगे? 20 मिनट में एक जनरेशन कंप्लीट हो जाती है, नए बच्चे बन जाते हैं। तो अगले 20 मिनट दोगे और नए बच्चे बन जाएंगे, सेकंड जनरेशन बन जाएगी। और 20 मिनट दोगे, यानी 1 घंटा दोगे, तो 3 बार ई कोलाई डिवाइड कर चुका होगा। 2 घंटे दोगे, 6 बार डिवाइड कर चुका होगा। 24 घंटे दोगे, मोर देन 70 टाइम्स डिवाइड कर चुका होगा। तो सिमिलरली अगर आप कुछ हफ्ते दे दोगे, तो आपका आराम से 1000 बार डिवाइड कर लेगा, एकदम कर लेगा। तो आप अगर सिर्फ चुनिंदा हफ्ते दे दोगे एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम को, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर आ जाएगा, वो अपनी 1000 जनरेशन कंप्लीट कर लेगा सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर आप एक बड़ा ऑर्गेनिज्म लेते हो जिसका लाइफ स्पैन अच्छा खासा है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैरट को लेते हो, तो पैरट का लाइफ स्पैन कितना होता है दोस्त? पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। या आप ह्यूमन को लेते हो, तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है? ऑन एन एवरेज 60 से 70 साल। और अगर हमारे अंदर भी कोई सेम कैरेक्टर 1000 जनरेशन के बाद एक्विप होता है, तो 1000 जनरेशन को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा? 1000 इंटू 60, दैट इज 60,000 ईयर्स। यानी जो काम हमारे अंदर 60,000 सालों में होता है, सच अ बिग नंबर, वो काम बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाता है। तो ज्यादा जल्दी इवॉल्व कौन करेगा? Obviously आपका बैक्टीरियम। Why? Because it do contain the small life cycle or the small lifespan. Right? जितना बड़ा लाइफ स्पैन, उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने में, क्योंकि उतनी ही धीरे धीरे आपकी जनरेशंस बनेंगी। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस। नेचर क्या करती है? फिट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है। एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन, व्हाट वाज फिटनेस? मैंने आपको लिखवाया भी था, डार्विन साहब ने फिटनेस को क्या बोला था? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी आप किसी जगह पर रहते हो, वहां पे जो भी आपको मिल रहा है आप उसे खा पा रहे हो, मेटाबोलाइज कर पा रहे हो, एंड अल्टीमेटली आपको एनर्जी मिल रही है, आप उस एनर्जी को रिप्रोड्यूस होने में लगा रहे हो, और आपके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी प्रोजेनीज बढ़ती जा रही है, आपके बच्चों की तादाद अगर बढ़ती जा रही है, तो आप फिट हो। तो डार्विन साहब ने क्या कहा? जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो आपका नेचर द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब वो अच्छे से खाना खा पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो नेचर फिटनेस के पीछे पागल है। One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. ये ऐसी फिटनेस है जो कि इनहेरिट होती है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। और अगर कोई चीज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, अगर कोई कैरेक्टर आपके पेरेंट से आपके अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई जेनेटिक बेसिस होगा। उनके जेनेटिक मटेरियल से ही आपके अंदर कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, और यही चीज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ चुके हैं। उनके अंदर जीन्स होते हैं, और जब पेरेंट्स के गैमीट फ्यूज करते हैं, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके फादर से आता है आपके पास, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपकी मदर से आता है, एंड अल्टीमेटली उनके जो जीन्स हैं वो आपकी बॉडी को कमांड देते हैं, आपकी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स आपको एक्सप्रेस करने हैं।
इसी हिसाब से जो फिटनेस की कैपेबिलिटी है ये भी इनहेरिट होती है फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड इवॉल्व। यानी अगर कोई बैक्टीरिया है वो इनिशियली लैक्टोज नहीं खाता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो इवॉल्व कर गए, जो लैक्टोज को खाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके बच्चों के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर भी वो कैरेक्टर जाएगा। अगली जनरेशन लैक्टोज को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी, फिर उनके बच्चे लैक्टोज को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। जब 10, 12, 20, 50, 100 जनरेशन हो जाएंगी तो जो नए बैक्टीरियम बनेंगे ना एकदम फ्रेश, वो लैक्टोज पे खेलने लगेंगे, वो तो लैक्टोज को दिखते ही खा जाएंगे। तो ये जो कैपेबिलिटी रहती है इवॉल्व करने की, ये जो कैपेबिलिटी रहती है कहीं पर सरवाइव करने की, ये इनहेरिट होती है। यानी ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती है, और इसीलिए आपको सिलेक्ट कराने में आपकी हेल्प करती है, या आपको इवॉल्व कराने में, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में अडेप्ट कराने में आपकी हेल्प करती है। तो अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। आपके अंदर अडेप्ट करने की जो क्षमता है वो इनहेरिटेड होती है, यानी कि आपके अंदर वो चीजें आपके पेरेंट से आती हैं। ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये चीजें जाएंगी बेहतर तरीके से, और आपकी जो जनरेशन होगी वो आपसे थोड़ी बेहतर होगी, आपकी जो अगली जनरेशन होगी, आपकी प्रोजेनीज आपसे भी थोड़ी बेहतर होंगी किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने में। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, ऑब्वियसली इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, तभी ये इनहेरिटेड है। तो जीन जो आते हैं हमारे अंदर पेरेंट से, वही हमें काम करने के लिए मजबूर करते हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस क्या है? फिटनेस का मतलब आपके अंदर क्षमता है अडेप्ट होने की, और नेचर ने आपको सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आप फिट हो। यानी आप जो है अडेप्ट कर पा रहे हो, किसी जगह पर पड़ी हुई रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो आपके बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, इसका मतलब नेचर आपको प्रमोट कर रहा है। दिस वॉज अ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है, 3 थ्योरीज हमें पढ़नी है, लमार्क साहब की थ्योरी, डार्विन साहब की थ्योरी एंड ह्यूगो डी वेरिस साहब की थ्योरी। सबसे पहले लमार्क साहब की थ्योरी पर गौर फरमा लेते हैं। लमार्क साहब जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया अबाउट द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं, यानी जो आपने अपनी लाइफ टाइम के दौरान कैरेक्टर्स एक्वायर किए हैं, वो अगली जनरेशन के अंदर जाएंगे फॉर श्योर। तो हमें यह देखना है कि क्या ये चीजें सही हैं या गलत। इट स्टेट्स दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यहां पर यह कहा गया है कि अगर आप किसी ऑर्गन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो ऑर्गन और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अगली जनरेशन के अंदर, और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। और अगर काफी जनरेशंस तक किसी ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और आने वाली जनरेशंस के अंदर वो एलिमिनेट भी हो सकता है, यानी वो ऑर्गन गायब भी हो सकता है। लमार्क साहब ने यहां पर एग्जाम्पल दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में, आपके स्नेक के लिम्स का एंड आपका जिराफ की गर्दन का। क्या कहा गया कि सबसे पहले जिराफ जो थे, इनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी। अब इनकी गर्दन अगर छोटी है तो ये आपके एक लेवल पर पत्तों को खा पाएंगे, लेकिन धीरे 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 जिराफ का नंबर बढ़ा, एंड अल्टीमेटली जहां तक जिराफ की गर्दन पहुंच रही थी वहां तक के सारे पत्ते सभी जिराफ ने मिलकर के खा लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी गर्दन को उचकाना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा उचक करके पेड़ के पत्तों तक पहुंचे और उन्हें खाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये गर्दन उचका करके अपना काम करना स्टार्ट कर चुके थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अगली जनरेशन के अंदर डार्विन साहब ने तो इस चीज को अपोज किया, लेकिन लमार्क साहब का क्या कहना था कि आप अगर किसी ऑर्गन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, आप गर्दन अगर ऊंची रखोगे तो आपकी अगली जनरेशन में गर्दन थोड़ी सी ऊंची मिलेगी, उससे अगली जनरेशन में थोड़ी और ऊंची मिलेगी, फिर वहां तक के पत्ते खत्म हो जाएंगे तो अगली जनरेशन में और ऊंची मिलेगी, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ? आपकी जिराफ की गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हो गई। आने वाले टाइम के साथ साथ जैसे ही काफी सारी जनरेशन पास हुई, छोटी गर्दन के जो जिराफ थे वो लंबी गर्दन के जिराफ में कन्वर्ट हो गए। तो लेमार्क साहब ने क्या कहा कि अगर आप एक ऑर्गन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू कंटिन्यूअस इलोंगेशन टू फॉरेज लीफ ऑफ टॉल ट्रीज। लंबे लंबे ट्रीज के ऐसे पत्ते जो कि बहुत ऊंचाई पर थे, उनको खाने के चक्कर में गर्दन को ऊंचा करना स्टार्ट कर दिया जिराफ ने, एंड अल्टीमेटली कुछ जनरेशन बाद उनकी गर्दन ऊंची ही हो गई, ऐसा कहा गया बाय लेमार्क साहब। और डिसयूज में क्या कहा गया? अगर आप स्नेक के लिम्स देखेंगे तो स्नेक में आज के दिन में आपको लिम्स देखने को नहीं मिलते। लेमार्क साहब ने क्या कहा कि हो सकता है स्नेक्स में पहले लिम्स प्रेजेंट हो, लेकिन इन लिम्स को स्नेक्स ने कभी यूज ही नहीं किया।
अगर इन लिम्स को स्नेक ने कभी यूज ही नहीं किया तो अल्टीमेटली ये जो लिम्स हैं ये रेग्रेस होते हुए चले गए एंड अल्टीमेटली ये स्नेक की बॉडी में से गायब हो गए और स्नेक क्या बन गया, आपका लिम्बलेस बन गया। ऐसा कहा आपके लेमार्क साहब ने। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर एक ऑर्गन का बहुत ज्यादा सदुपयोग करते हैं तो वो अगली जनरेशन में और ज्यादा बेहतर बनेगा, और अगर आप एक ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो अगली जनरेशन में उतना एक्टिव नहीं होगा, ऐसा लेमार्क साहब का कहना था। बट क्या ये बात करेक्ट है? इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ माइस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और माइस पर एक्सपेरिमेंट किया काफी सारे साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कहा कि चलो इस माइस की पूंछ काट देते हैं। तो जब माइस है इसकी पूंछ काट दी, माइस है समझ लो फीमेल माइस, और इन्होंने एक मेल माइस भी ली, राइट, इन्होंने एक मेल माइस भी ली और इसकी भी इन्होंने क्या करी, पूंछ काट दी। अब भाई इन्होंने फीमेल माइस की पूंछ काट दी और मेल माइस की अगर पूंछ काट दी तो इसका बच्चा जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ही बचपन से पूंछ नहीं थी, तो इन्होंने वो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया कि बेसिकली क्या हुआ, हमारी पूंछ नहीं है, यह हमने हमारी जीवन के दौरान कैरेक्टर एक्वायर किया है। ओके, या फिर आपको कोई चोट लग गई तो यह भी आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, तो यह भी कहां जाएगा, यह भी अगली जनरेशन में जाना चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ कट गया तो वो भी अगली जनरेशन में जाना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि इनका बच्चा जब पैदा हुआ तो नॉर्मल माइस पैदा हुई, राइट। अब ये जो आपके माइस हैं जिनकी पूंछें नहीं थी, इन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में इस पूंछ का इस्तेमाल किया ही नहीं। When it comes to use and disuse of organ, इनके पास तो पूंछ नहीं थी तो इन्होंने पूंछ का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन इनके जो बच्चे पैदा हुए उनमें पूंछ थी, उनमें आपकी क्या थी, उनमें पूंछ थी, उनमें टेल थी। तो इससे क्या होती है, ये थ्योरी थोड़ी सी डिसअप्रूव हो जाती है। ओके, तो काफी सारे साइंटिस्ट ने कहा कि ये थ्योरी उतनी बेहतर नहीं है। सच एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट टू सक्सीडेड जनरेशंस, ऐसा कहा गया कि अगली जनरेशन में ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। This theory was eliminated out because it is proved that characters are inherited only through genes. ऐसा बोला गया कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो जीन के थ्रू अगली जनरेशन में जाते हैं, यानी कि कोई चेंज अगर जेनेटिक होगा तो वो अगली जनरेशन में जाएगा, और कोई चीज अगर सोमैटिक होगी, आपकी बॉडी पर कोई अगर आक्रमण कर देता है, आपके हाथ पर कोई अगर चोट पहुंचा देता है, समझ लो मेरी कोहनी छिली हुई है, तो जब मेरा बच्चा पैदा होगा उसकी कोहनी छिली हुई, वो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चेंजेस कौन से जाते हैं, अगर आपके सोमैटिक सेल में कोई चेंज आया है, तो सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंज आया है मेरे दोस्त, तो ये आगे इनहेरिट नहीं होगा, ये आगे इनहेरिट नहीं होगा। भाई क्यों ही इनहेरिट होगा? क्या सोमैटिक सेल आपका फ्यूज करके अगला ऑर्गेनिज्म बनाता है, अगली जनरेशन को तैयार करता है? नहीं। लेकिन अगर हाँ भाई आपके जर्मिनल सेल या जर्म सेल में कोई चेंज आ गया, अगर आपके जर्म सेल में चेंज आ गया, तो ये जर्म सेल क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। तो जर्म सेल में अगर कोई चेंज आया तो गैमीट में भी चेंज आएगा, एंड गैमीट में चेंज आया है तो ये आपका फ्यूज करेगा दूसरे गैमीट के साथ, तो ये आपका अपने इफेक्ट्स दिखाएगा अगली जनरेशन के अंदर। यानी जर्म सेल में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आपके अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंजेस आते हैं, आपकी जनरल बॉडी पर कोई चेंजेस आते हैं, तो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, इनहेरिट नहीं होते। तो इसीलिए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली थ्योरी को, यानी लेमार्किज्म को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इस थ्योरी को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं माना गया। इसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डार्विन, और इनके कंसेप्ट को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चार्ल्स डार्विन साहब ने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट बताया, एंड इन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट का कंसेप्ट बताया। नेचुरल सिलेक्शन मतलब अगर आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसमें कोई बढ़िया तरीके से खा पी रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो नेचर उसे प्रमोट करेगा, एंड कोई खा पी नहीं रहा, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसके एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब डिसेंडेंट्स, यानी बच्चे पैदा करना, डिसेंड हो जाना, एंड ब्रांचिंग का मतलब आपका एक अगर कोई स्पीसीज है, वन स्पीसीज इट कुड फॉर्म वेरियस स्पीसीज, इट कुड फॉर्म वेरियस स्पीसीज। और ये आपकी जो अलग अलग स्पीसीज है, ये अलग अलग जगह पर जा सकती हैं, अलग अलग काम कर सकती है, अपने आप को और ज्यादा अडेप्ट कर सकती है, राइट, और ज्यादा अडेप्ट कर सकती है। तो एक स्पीसीज से मल्टीपल स्पीसीज आपकी बन गई। एक आपका एंसेस्टर था, उस एक एंसेस्टर से अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स बन गए। उसके बाद वो अगर
अलग अलग जगह पर चले गए तो उनके ऑर्गन्स भी उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगे। आपने कल एक एग्जांपल देखा था होमोलोगस ऑर्गन्स का, कि एक एंसेस्टर था जिसने कॉमन लिम्स बनाई। उसने आपकी चीता की भी लिम्ब बनाई जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और आपका कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस प्रेजेंट थे। उसने ह्यूमन का भी हाथ बनाया, उसने बैट की जो है विंग बनाई, एंड अल्टीमेटली उसने वेल जो है उसमें भी लिम्ब बनाई। लेकिन सब काम यहां पर अलग अलग हो रहे हैं। चीता अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज करता है लिम्ब को, आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हो, बैट उड़ने के लिए यूटिलाइज करता है, वेल तैरने के लिए इस्तेमाल करती है। तो क्या हुआ, एक आपके एंसेस्टर से काफी ऑर्गेनिजम्स बने और उन्होंने अपने अपने काम के अनुसार अपने ऑर्गन्स को ढाल दिया। तो ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब है, एक आपका एंसेस्टर है जहां से शुरुआत हुई, या एक आपकी कॉमन स्पीसीज है जहां से शुरुआत हुई और इससे मल्टीपल स्पीसीज जो है आपकी तैयार हुई। तो ब्रांचिंग हो गई ना यहां पर, तो आपकी क्या बनी, आपके यहां पर मल्टीपल स्पीसीज बन गई, मल्टीपल स्पीसीज बनी। इसे आप क्या कहते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट। आपका ब्रांचिंग हो रही है यहां पर। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन हम काफी बार पढ़ चुके हैं, बट एक और बार एक नए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंसिडर अ बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी का नाम है ए, ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम। मीडियम मतलब आपने खाने पीने का सामान दे रखा है, यानी आपने कल्चर मीडियम दे रखा है। कल्चर मीडियम जिस खाने के सामान पे आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हो, उगाते हो। तो आपने कल्चर मीडियम लिया एक, उसमें आपने कॉलोनी ए को उगाया। इफ द मीडियम कंपोजिशन इज चेंज, तो आप जब नॉर्मल खाना पीना दे रहे थे तो कॉलोनी ए बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही थी। जब आपने कल्चर में थोड़ा सा चेंज किया खाने पीने के सामान में, ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। यानी ए के अंदर आपके के सारे बैक्टीरिया थे जो नॉर्मल खाने पीने पे ग्रो कर रहे थे। आपने खाने को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो सिर्फ कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाएंगे, और वही आपके नई कंडीशन में नेचर द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। समझ लो भाई, आपके घर में एक कुक है जो खाना बनाता था आपका बहुत कम मिर्ची का, तो आपको बचपन से आदत पड़ गई है एक बहुत ही कम मिर्ची का खाना खाने की, बहुत ही कम तीखा खाना खाने की। लेकिन एक नया कुक आया है जो कि आपके घर का परमानेंट कुक है, अगले 50 साल वही खाना बनाएगा। खाना है तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, कोई और आपके पास चारा नहीं है, होटल में जा नहीं सकते, उसी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। और वो भाई देगी मिर्च ठोक देता है एकदम खाने के अंदर। तब क्या करोगे तुम? उस टाइम पर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जो लोग तीखा खाने से डरेंगे उस टाइम पर वो एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो लोग अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, तीखा खाने के लिए अपने आप को चेंज कर पाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगे, उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पॉपुलेशन नए मीडियम में ढल जाएगी, लेकिन एक वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन कुड अडेप्ट इटसेल्फ टू द न्यू कंडीशंस, और वो जो शॉर्ट फ्रैक्शन है वो फिर अपने आप को ग्रो करने लगता है। सो ये वेरिएंट पॉपुलेशन कहलाती है। इन्होंने अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाए, इनके अंदर इनबिल्ट वेरिएशंस रहती हैं, तो उन इनबिल्ट वेरिएशंस का इन्होंने फायदा उठाया और ये आउटग्रो कर जाती है। यानी अब भाई तीखा खाना है तो अब जो बी वाली पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, जो तीखा भी खा सकते हैं, अब इन्हीं के बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल है जो तीखा खाना खा ही नहीं है उनके बच्चे पैदा होने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं आ रही है। ओके, एंड ये एक नई स्पीसीज बना लेते हैं, यानी कि इनके अंदर ये कैरेक्टर फिर इतना बढ़िया हो जाता है तीखा खाने का कि अगले कुछ जनरेशंस के बाद ये तीखा खाने के लिए एकदम प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यानी कि यहां पर आपका B इज बेटर देन A है अंडर न्यू कंडीशन, तो नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? नेचर B को सिलेक्ट करेगी, A को नहीं। यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है A, उसको हमने कल्चर मीडिया में डाला जहां पर है ग्लूकोज, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे थे क्योंकि हर बैक्टीरिया ग्लूकोज खा सकता है। मैंने अब ग्लूकोज हटा दिया और लैक्टोज डाल दिया। अब समझ लो वहां पर 1 मिलियन बैक्टीरिया थे, 1 मिलियन में से 10,000 बैक्टीरिया ही लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाएंगे, बाकी सारे नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वो 10,000 बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, 10,000 से 20,000 बनेंगे, 20 से 40,000, 40 से 80,000, 80,000 से 1.5 लाख, 3 लाख एंड सो ऑन, एंड उनके फिर मिलियन बच्चे पैदा हो जाएंगे। एक नई कॉलोनी वो अपनी बना लेंगे। तो जो ए वाले हैं, जो पुराने वाले थे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनमें से वेरिएंट थे जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की क्षमता रखते थे, वो अब आउट ग्रो कर पाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो जो पुराने वाले थे वो कम हो जाएंगे, नए वाले एक नई स्पीसीज के तौर पर उभर जाएंगे। इनमें एक नया कैरेक्टर आ चुका है, क्या? लैक्टोज को प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज करने का। पहले ये सिर्फ प्रॉपर्टी थी, राइट? अब इनके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड होता जा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टर और स्ट्रांग होता जा रहा है। इफ इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, तो किस
कारण से आप इसे प्रोसेस बोलते हैं, किस कारण से आप इसे रिजल्ट बोलते हैं, जानना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है इवोल्यूशन एक प्रोसेस है अपने आप में। जैसे आपने देखा कि लाइफ कैसे आती है अर्थ के ऊपर, तो आप बोलोगे इवोल्यूशन से, राइट। धीरे 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 जो आपके केमिकल मॉलिक्यूल्स थे इनऑर्गेनिक, वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना बैठे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बना बैठे, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स की एग्रीगेशन हुई, आपका पहला आपका प्रिमिटिव सा सेल बना, फिर प्रिमिटिव सेल से आपका यूकैरियोटिक सेल बना, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, फिर टिश्यू का जनरेशन हुआ, ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का, एंड सो ऑन, काफी सारी चीजें। तो ये आपका एक प्रोसेस भी है एंड इट इज रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। या तो आप कह सकते हो प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन है भाई, जो चीजों को सिलेक्ट करता है कि हाँ भाई बेहतर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो बेहतर है इसका मतलब वो इवॉल्व है, जो बेहतर है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो नई कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, तो वो इवॉल्व है। तो काफी बार इवोल्यूशन बिहेव करता है एज अ प्रोसेस, काफी बार ये बिहेव करता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या होता है, द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट मतलब आपका नॉन लिविंग, जैसे पत्थर पहाड़ हो गए, पानी हो गए। एनिमेट यानी लिविंग, आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु सब। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन से ये सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। जैसे पहले आपके बड़े बड़े शिलाखंड प्रेजेंट होते थे अर्थ के ऊपर, फिर धीरे 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 अगर आप देखें तो उनके ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल्स ग्रो करने लगे, जैसे लाइकन्स और ब्रायोफाइट। लेकिन उससे भी पहले बरसात का जो पानी था वो इनको तोड़ देता था छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, एंड ये बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने लगे और सॉइल का निर्माण हुआ, जिसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो चाहे नॉन लिविंग चीजें हो चाहे लिविंग चीजें हो, इनका फॉर्मेशन अर्थ के ऊपर हुआ है एक सीक्वेंस के अंदर। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. अगर मैं बोलूं हाँ भाई पत्थर बने, पहाड़ बने, झरने बने, तो evolution एक प्रोसेस है कि हाँ धीरे धीरे चीजें जो हैं इवॉल्व होती चली गई, पत्थर टूटते चले गए, जो आपके वाटर वेपर्स थे ऊपर कम टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हुए एंड अल्टीमेटली बह करके जमीन के डिप्रेशन में आकर के जमा हो गए एंड इन्होंने ओशन बना दी। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्यारा सा प्रोसेस है जिससे पूरी दुनिया का गठन हुआ है, जिससे पूरी दुनिया की संरचना हुई। लेकिन when we describe the story of life on earth, जब हम बताते हैं कि लाइफ अर्थ के ऊपर कैसे आई, नए नए जीव जंतु कैसे बने, तो इवोल्यूशन क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये एक रिजल्ट है। किस चीज का, एक ऐसे प्रोसेस का जिसको आपने नेचुरल सिलेक्शन बोला। कि नेचुरल सिलेक्शन अब प्रोसेस है, अब इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं है, अब नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से क्या बना, आपका लाइफ और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने। नेचुरल सिलेक्शन बेहतर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती रही, यानी कि वो इवॉल्व हुए होंगे। तो इवोल्यूशन क्या है, यहां पर रिजल्ट है कि नेचर अपने अंदर बदलाव करता गया और तब जाकर कुछ ऑर्गेनिजम्स चेंज होकर अडेप्ट करते रहे, अपने आप को डिवाइड करते रहे, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहे। यानी यहां पर इवोल्यूशन एक रिजल्ट है, एक कॉन्सिक्वेंस है, किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। तो इन चीजों में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। डार्विन साहब को काम करने की प्रेरणा कहां से मिली। थॉमस माल्थस नाम के एक रिसर्चर थे जिन्होंने पॉपुलेशन पर डार्विन साहब से पहले ही काम कर लिया था। नेचुरल सिलेक्शन किन चीजों पर बेस्ड था, यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है थॉमस माल्थस वाला, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन किस चीज पर बेस्ड थी, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। क्या कहा गया कि वेरिएशन जो है माइनर होती है, छोटी छोटी होती है। ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो डार्विन साहब के पॉइंट है ना, ये आगे चल के हम लोग कंपेयर करेंगे ह्यूगो डी वेरिस साहब के पॉइंट के साथ। तो डार्विन साहब ने क्या कहा कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हेरिटेबल मतलब मेरे अंदर अगर कुछ वेरिएशंस आई हैं, मैंने अगर इस समाज में आकर के कुछ सीखा है, तो वो मैं आगे क्या करूंगा, इनहेरिट कर दूंगा और अपनी अगली जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, जिससे अगली जनरेशन भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा सके। मैंने अपने अंदर जो चेंजेस लाए हैं, मैं रिसोर्सेज को जिस हिसाब से देखता हूं, यूटिलाइज करता हूं, वो मेरे बच्चे भी कर पाए। तो हेरिटेबल माइनर वेरिएशन यहां पर मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि मेरी अगली जनरेशन रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करे। और यही बेसिस है आपके नेचुरल सिलेक्शन का। जब बैक्टीरिया आपने देखा स्टार्टिंग में लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया थे जो यूटिलाइज कर पा रहे थे, लेकिन धीरे 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 जब वो ग्रो किए, जब वो डिवाइड किए, तो आगे काफी जनरेशंस के बाद लैक्टोज को खाने लगे। वो लैक्टोज उनका प्राइमरी फूड बन गया, कि उन्हें पता है भाई इसी रिसोर्स पे जिंदा रहना है।
काफी जनरेशन तक तो उन्होंने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये माइनर वेरिएशंस आगे जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिजम्स, ओवर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा आप लोग कर सकते हो अगर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, लेकिन क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? द आंसर इज नो। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे दी जाए और एक इंडिविजुअल अपने पूरे के पूरे 100% रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इस्तेमाल कर दे तो ये पूरी दुनिया ऑर्गेनिज्म से भर जाएगी। एक हाथी जिसको बहुत ही ज्यादा स्लो ब्रीडर कहा जाता है, जिसका बच्चा पैदा होने में 2 साल तक का टाइम भी लग सकता है, अगर उसको भी आप सिर्फ 2 काम दे दोगे कि भाई तेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तुझे जितना खाना है खा, और अनलिमिटेड तेरे पास टाइम है, जिसको जितना रिप्रोड्यूस करना है उतना रिप्रोड्यूस करे, तो ये पूरी दुनिया हाथियों से भर जाएगी। एक बैक्टीरिया जो कि आपको नेकेड आईज से दिखाई भी नहीं देता, एक बैक्टीरिया जो कि आपको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देता है, अगर आप उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे देते हैं, अगर आप उसको खाने पीने का अनगिनत क्वांटिटी में सामान दे देते हैं, तो वो पूरी बैक्टीरिया आपकी दुनिया को भर सकता है बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, तो आप ओवर प्रोडक्शन नहीं कर पाते। हर चीज के ऊपर क्या लगा हुआ है? हर चीज के ऊपर एक चेक लगा हुआ है, राइट? इसे आप क्या बोलते हो? नेचर की कैरिंग कैपेसिटी बोलते हो। नेचर की कैरिंग कैपेसिटी मतलब हर चीज की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, हर चीज की एक क्षमता होती है जिससे ज्यादा आप उस चीज के अंदर नहीं ठूस ठूस के भर सकते। एक बॉटल है आपकी 2 लीटर की, समझ लीजिए कोक की, पेप्सी की, माउंटेन ड्यू की, जो भी आपका प्रेफर्ड ब्रांड है, उसके अंदर अगर आप पानी भरना चाहें पेप्सी निकाल करके, तो पानी कितना भर पाएंगे? 2 लीटर ही भर पाएंगे। विदाउट अ डाउट आप उससे ज्यादा पानी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उस बॉटल की कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 2 लीटर है। एक कैन है आपके पास 5 लीटर का, उस कैन के अंदर सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। मेरा कमरा है, यहां पर समझ लो 4 बेड्स डले हुए हैं, एक बेड के ऊपर आपके 3 जने सो सकते हैं, तो ओवरऑल 12 लोग ही सो पाएंगे। अगर यहां पर 20 लोग आ जाएं तो 8 लोग नहीं सो पाएंगे, सिर्फ 12 हम यहां पर सो पाएंगे एक कमरे के अंदर, क्योंकि इस कमरे की कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 12 है। सिमिलरली आपका नेचर अगर प्रमोट करता है सिर्फ 1000 ऑर्गेनिजम्स को कि भाई मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं 1000 इंडिविजुअल्स को एक बार में एक दिन का खाना परोस सकता हूं, तो 1001 भी अगर ऑर्गेनिजम्स हो गए तो एक को भूखा रहना पड़ेगा और उस एक की जान जाने का खतरा रहेगा। इसीलिए लोग इनफाइनाइटली रिप्रोड्यूस नहीं करते, अंधाधुंध रिप्रोडक्शन नहीं चलता है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से काम करना होता है सोच समझ के। और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो यहां पर स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस का, यहां पर आपको मार धाड़ करनी पड़ती है, अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सर्वाइव वही करेगा जो सबसे फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप एक कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर, बहुत ही मुश्किल हालातों में, बहुत ही मुश्किल कंडीशंस के अंदर अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो, अगर आप अच्छे तरीके से आसपास में पड़ी हुई चीजों को खा पा रहे हो, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, अपना नंबर बढ़ा पा रहे हो, तो आपका नंबर, आपके बच्चे बाकी लोगों के बच्चों से ज्यादा हो जाएंगे, बाकी स्पीसीज से ज्यादा हो जाएंगे, आपके नेचर द्वारा सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेचर प्रमोट्स द फिटेस्ट। तो यहां से हमें क्या पता लगा? छोटी छोटी वेरिएशंस है, माइनर वेरिएशन, छुटुक मुटुक आपकी म्यूटेशंस हैं जो कि अगली जनरेशन में जा सकती हैं और आपको वो ताकत दे सकती हैं कि आप किसी रिसोर्स को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। लेकिन आप इनफाइनाइटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर के अंदर। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है और सर्वाइव वही करेगा जो कि फिटेस्ट होगा, जीतेगा वही, जिएगा वही जो सिकंदर होगा अपनी फील्ड का। और ये हर जगह बात करेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक कंपनी है जहां पर जॉब्स निकली हैं, एक जॉब है, 50 लोग हैं, सबसे बेहतर को जॉब मिलेगी। सो इसलिए हर चीज में जो भी करते हो उसमें फिटेस्ट बनो, राइट? चलो, पॉपुलेशन साइज grows faster if everybody reproduce maximally, for example bacterial population। एक बैक्टीरिया को मैं कल्चर प्लेट पर ग्रो करता हूं पेट्री डिश के ऊपर, अगर मैं पेट्री डिश के ऊपर ग्रो कर देता हूं तो एक रात के अंदर, या फिर आप कह दो 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर, एक बैक्टीरिया जो था ये आपका 1 मिलियन बैक्टीरिया बना लेगा। यानी एक बैक्टीरिया 8 घंटे में इतना डिवाइड किया कि उसने 10 लाख बैक्टीरिया बना लिए, पूरी की पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी बना ली। तो अगर आप इसे अच्छे से खाना देते रहो तो क्या ये 10 लाख से 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन नहीं बन जाएगा? एकदम बन जाएगा। आप इसे अनलिमिटेड न्यूट्रिशन दे दो, ये आपका क्वाड्रिलियन भी बन जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर। इसका इतना ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। लेकिन क्या इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? क्या ये हमेशा डिवाइड करता है? नहीं, जब इसको खाना मिलेगा तभी ये डिवाइड करेगा।
बट पॉपुलेशन साइजेस आर लिमिटेड। अब हमें पता है कि मैक्सिमली अगर कोई रिप्रोड्यूस करेगा, अगर उसको दो ही काम है भाई, तू खा और रिप्रोड्यूस कर, तो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है नेचर में? ऐसा नेचर में यूजुअली नहीं होता। नेचर में आपका जो ग्राफ है ना ग्रोथ का, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलती जा रही हैं और यहां पर आप लोग डिवाइड करते जा रहे हो, रिप्रोड्यूस करते जा रहे हो। ऐसा स्ट्रेट ग्राफ नहीं है कि जितना भी मिलेगा उतना रिप्रोड्यूस करोगे। आपका एक ग्राफ एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है। ये रियलिस्टिक ग्राफ है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ना, इस लेवल के बाद आप कितनी भी रिसोर्सेज दे दो, आप नहीं बढ़ सकते आगे फिर, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई है नेचर की। नेचर इससे ज्यादा झेल ही नहीं सकता। अगर मेरे कमरे में 12 लोगों की जगह है, जो मैंने आपको बताया था, अगर 13वां बंदा आ गया तो भारी खड़ा रहेगा, बेशक उसको कितना भी बुरा लग रहा हो, क्योंकि मेरे पास जितनी जगह थी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, राइट? तो कैरिंग कैपेसिटी के बाद कुछ नहीं बढ़ सकता। तो यहां पर क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, मारधाड़ है सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइव कौन करेगा? जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा होएगा। और जो हट्टा कट्टा होगा उसी को नेचर क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, उसी को नेचर क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो डार्विन सेड दैट ऑर्गेनिजम्स विद बेटर हेरिटेबल वेरिएशन, यानी ऐसी वेरिएशन जो हेरिटेबल है, ऐसी म्यूटेशन जो हेरिटेबल है, यानी आपके अंदर कुछ बदलाव आए जो कि आपको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, और वो वेरिएशंस अगली जनरेशन में चली गई, तो आपकी अगली जनरेशन आपसे भी बढ़िया रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर पाएगी। अब रिसोर्स को बढ़िया तरीके से खा रही है, एनर्जी आ गई, रिप्रोड्यूस करेगी, बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, ठीक है? तो ये धीरे धीरे हेरिटेबल वेरिएशंस इतने अच्छे तरीके से आने वाली जनरेशंस में जा पाएगी दैट इट लीड्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक नया फॉर्म अपीयर हो जाए। समझ लो कुछ बच्चे थे जो पिज्जा खाते थे। भाई हम तो पिज्जा ही खाएंगे, हम तो अमीर बाप की औलाद है, हमारे तो घर में लैम्बोर्गिनी है, पोर्शा है, हमें कोई मतलब नहीं है, रोटी क्या होती है हमें नहीं पता, लस्सी क्या होती है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पिज्जा चाहिए, हमें व्हाइट सॉस, रेड सॉस, पास्ता चाहिए तीनों टाइम, दैट्स इट, इसके अलावा हम कुछ नहीं खाएंगे। नेचर ने पलटी मारी और नेचर ने बोला मिलेगी तो रोटी, और तुम्हें लस्सी नहीं पसंद, रोटी मिलेगी लस्सी के साथ, खाना है तो खाओ वरना ऐसी तैसी कराओ अपनी। तो अब वहां पर वो बच्चे, उनमें से एक ने बोला भाई जिंदा तो मुझे रहना है, तो मैं तो खाने लग पड़ता हूं। तो उसने क्या किया? अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाए, मन मार करके खाना खाने लगा। बहुत ज्यादा मन नहीं था उसका, बट खाना खाने लगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगा। बचे हुए सारे नहीं खा रहे थे, तो अल्टीमेटली उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया। जो थोड़ा बहुत खाने लग रहा था उसको सिलेक्ट किया गया। उसने जब रिप्रोड्यूस किया अपने आप को, तो उसकी जो अगली जनरेशन थी वो और ज्यादा खुशी से खाने लगी, राइट? और उससे जो अगली जनरेशन थी वो भगवान को थैंक यू बोल के खाती थी कि आज हमें खाना नसीब हुआ, शुक्रिया भगवान। वो और समझदार जनरेशन थी, वो और खुशी से खाती थी। और उससे अगली जनरेशन ने इस खाने को एक्सेप्ट कर लिया जैसे यही इसका प्राइमरी खाना था। उस जनरेशन को ये नहीं पता है कि पिज्जा क्या था, व्हाइट सॉस, रेड सॉस, पास्ता क्या था, उसके लिए रोटी ही भगवान है, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक नया जो है आपका रूप सामने आ गया, नया फॉर्म अपीयर हो गया। यानी इसी हिसाब से आपकी नई नई स्पीसीज भी बनती है जिन्होंने किसी कैरेक्टर को पूरे तरीके से अपने अंदर पिरो लिया है, अडेप्ट कर लिया, राइट? तो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन में ये मस्त जुगाड़ देखने को मिला। अब बात है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, यानी डार्विन साहब के बारे में पढ़ लिया, लेमार्क साहब के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया, डिसेंट पढ़ लिया, और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पढ़ लिया। अब बात करते हैं ह्यूगो डी वेरिस साहब की। डार्विन इग्नोर्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्पीसिएशन। डार्विन साहब ने यह बोला कि नेचर आपको सिलेक्ट करता है, प्रेफर करता है जब आप बेहतर होते हो, जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, जब आप ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हो, यानी जब आप रिप्रोडक्टिवली फिट होते हो। तो डार्विन का फोकस सिर्फ और सिर्फ फिटनेस पे था, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पे था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वेरिएशंस ओरिजिनेट कैसे होती हैं। आज हम म्यूटेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन डार्विन साहब का जो कंसेप्ट था वो यहां पर बहुत ठीक नहीं था कि आपकी वेरिएशंस एक्चुअली आई कैसे। और इन्होंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि आपकी नई जो स्पीसीज बन रही है वो कैसे बन रही है, राइट? तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज पर क्लैरिटी दी। अब डार्विन साहब को यह तो पता था कि आपकी नई नई स्पीसीज बन रही है, क्यों? क्योंकि वो चीजों को अडेप्ट करती जा रही है, वो चेंज होती जा रही है, लेकिन वो चेंज आए कैसे और इस स्पीशीएशन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ओके, चेंज तो हो रही है, वो तो आप देख सकते हो, लेकिन हुआ कैसे? प्रूफ चाहिए। प्रूफ के लिए कौन आए? ह्यूगो डी वेरिस साहब आए। He proposed mutation theory of evolution. इन्होंने म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया। He conducted some experiments on evening primrose, जिसे ओइनोथेरा लेमार्कियाना भी कहा जाता था,
यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में लेमार्क आना है, बट लेमार्क साहब ने थ्योरी नहीं दी थी इवोल्यूशन की। इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे काम किसने किया था? साइड में डायग्राम आपको दिख रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से, येलो कलर के प्यारे प्यारे फ्लावर्स, इस पे काम किया था ह्यूगो डिवेरिस साहब ने। और क्या काम किया? इन्होंने बताया था आपका म्यूटेशन का कंसेप्ट। इन्होंने क्या बोला अपने म्यूटेशन के कंसेप्ट में? डार्विन ने कहा था माइनर वेरिएशंस हैं विच आर हेरिटेबल। डार्विन साहब ने क्या टर्म इस्तेमाल करी थी? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। लेकिन आपके जो ह्यूगो डिवेरिस है जिन्होंने म्यूटेशन कंसेप्ट दिया, इन्होंने क्या बोला? लार्ज वेरिएशन है, माइनर नहीं है, यानी बड़ी वेरिएशन है। ठीक है, डार्विन साहब ने क्या किया? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन है, धीरे 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 चेंजेस एक जनरेशन से अगले जनरेशन जाएंगे। आपके ह्यूगो डिवेरिस साहब ने क्या किया? लार्ज वेरिएशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में भी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ओके, यानी सडन भी हो सकती है, बहुत ग्रैंड म्यूटेशन भी हो सकती है, ग्रैंड वेरिएशन भी हो सकती है। डार्विन साहब ने कहा कि मेरी जो वेरिएशन है ना, माइनर वेरिएशन, ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जो आपकी म्यूटेशन है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस, ये आपकी रैंडम थी, यानी डायरेक्शन लेस थी, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। एंड ये सडन है, यानी कि कोई प्लान्ड नहीं रहती है, अनप्लान्ड रहती है। जैसी कंडीशन आएंगी उसी हिसाब से मेजर वेरिएशन आ जाएगी कि हाँ भाई, किसी को मीठे में क्या पसंद है? गन्ने का जूस पसंद है। किसी को क्या पसंद है? संतरे का जूस पसंद है। अब ज्यादा जनरेशन जो थी, ज्यादा प्रोजेनी जो थी, वो गन्ने का जूस पीते थे। अचानक से स्विच करोगे संतरे पर तो कईयों को लार्ज म्यूटेशन शो करनी पड़ेगी। जिन्होंने जिंदगी में कभी संतरे का जूस नहीं पिया, उनको भी वहां पर आकर पी के देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? रिसोर्सेज में चेंज होते ही आपकी काफी बार सडन वेरिएशंस आ जाती है, विच आर वेरी ह्यूज, जिनको लार्ज म्यूटेशन कहा जाता है। डार्विन साहब ने कहा कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुएशन मतलब धीरे 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 धीरे, आपका पहले इतने लेवल पे होएगा, फिर थोड़े और लेवल पे होएगा, फिर थोड़े और लेवल पे होएगा, एंड सो ऑन। इन्होंने बोला इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन आपका जो डिवेरिस साहब का कंसेप्ट था, इन्होंने बोला स्पीसिएशन जो है ये साल्टेशन से होती है। साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि अचानक से अगर नेचर में कोई चेंज आ गया तो इतनी लार्ज म्यूटेशन होगी कि एक ही जनरेशन में आपकी क्या बन जाएगी? नई स्पीसीज बन जाएगी। एक स्पीसीज थी ए, उसके अंदर अचानक से इतना बड़ा चेंज आया कि उसने एक नया कैरेक्टर अडेप्ट कर लिया एक ही जनरेशन के अंदर। जो मैंने बताया 1000 जनरेशन लग सकते हैं जिस काम में, अगर आप ग्रेजुअली बढ़ो, यहां पर लार्ज म्यूटेशन से भी आपकी एक ही जनरेशन के अंदर यह काम हो सकता है। तो डार्विन साहब ने क्या कहा? माइनर वेरिएशन है। ह्यूगो डिवेरिस साहब ने क्या कहा? लार्ज वेरिएशन। डार्विन साहब ने क्या कहा? ग्रेजुअल, धीरे 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 एवोल्यूशन होता है। और आपका ह्यूगो डिवेरिस साहब ने क्या कहा? सॉल्टेशन होता है, एकदम आपका रैंडम बड़ा म्यूटेशन होगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एक ही स्टेप में इतना म्यूटेशन हो जाएगा बढ़िया कि आपका नया कैरेक्टर एक ही जनरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में ही आपको देखने को मिल जाएगा नया कैरेक्टर। डायरेक्शनलेस होती है वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, डायरेक्शनल होती है अपॉलॉजीज, एंड डायरेक्शनलेस एंड रैंडम होती है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस म्यूटेशन कंसेप्ट। अब देखो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको पढ़ते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, it says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। यानी जनरेशन टू जनरेशन जो अलील फ्रीक्वेंसीज हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, ये बहुत स्टेबल है, यानी कोई नया अलील नहीं आता। क्या बोला गया? कोई न्यू अलील इज नॉट एडेड और नॉट इवन रिमूव्ड, एडेड और रिमूव्ड। तो क्या होता है मेरे भाई? आपकी जो अलील्स हैं इनकी स्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपका समझ लो, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में अब कितने ही लोग हो सकते हैं? समझ लो 100 करोड़ लोग हैं। अब 100 करोड़ लोगों में अगर मैं आपके ब्लड ग्रुपिंग के जीन की बात करूं तो कितने जीन होंगे? ओके, या कितने अलील होंगे? एक आपका हो सकता है छोटा आई, जो ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक हो सकता है आई ए, जो ए ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका आई बी। ये आपके आई जीन के 3 डिफरेंट अलील्स हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या ह्यूमन पॉपुलेशन में इनके अलावा कोई चौथा हो सकता है? नहीं हो सकता।
अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी आकर मिक्स हो जाएंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी होगा, या स्मॉल आई और आई बी हो जाएगा। किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए हो जाएगा, या स्मॉल आई और ए हो जाएगा। किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ स्मॉल आई हो जाएगा। तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन इनसे बाहर केस नहीं जा सकता। आपके एक जीन के सिर्फ ये 3 ही अलील प्रेजेंट होंगे, इनके बाहर कोई अलील प्रेजेंट होने की संभावना हमारे पास नहीं है। कोई अलग से बाहर से एक अलग ऑर्गेनिज्म आ गया हमारी पॉपुलेशन के अंदर, कोई ऐसा सुपर ह्यूमन है जो है तो ह्यूमन ही, लेकिन उसके अंदर कोई एबनॉर्मल ब्लड ग्रुप पाया गया, कोई एबनॉर्मल अलील पाया गया, तब अलग बात है। लेकिन आज तक ऐसा नोटिस नहीं किया गया। आपके अंदर अगर आप ब्लड ग्रुप का अलील देखो तो इन तीनों में से ही 1 या 2 प्रेजेंट होते हैं। एक बंदे के अंदर 2 अलील से ज्यादा नहीं हो सकते भाई। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके पिताजी से आया आपके अंदर, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम सॉरी, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आया है। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें से 23 मम्मी से आए, 23 पापा से आए, तो इनके अंदर तो एक ही अलील होगा ना। तो ओवरऑल जो पेयर बनेगा आपका क्रोमोसोमल पेयर, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 2 अलील पाए जा सकते हैं, और पॉपुलेशन के अलील मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो ह्यूमन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील पाए जा सकते हैं। जैसे अगर ओ ब्लड ग्रुप है आई हो गया, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए स्मॉल आई हो गया, या ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए हो गया। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी स्मॉल आई हो गया, या आपका आई बी हो गया। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी हो गया। हर किस्म के ब्लड ग्रुप में सिर्फ 2 ही अलील थे। पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे तो पॉपुलेशन में आपके तीनों देखने को मिल सकते हैं। पॉपुलेशन में तो ए ब्लड ग्रुप वाले भी बंदे होंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले भी बंदे होंगे, आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले भी होंगे, ए बी वाले भी होंगे। तो ओवरऑल 3 आपको अलील देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी है, 3 अलील हो गए। तो स्टेबिलिटी है इस चीज में, बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल है। एक जीन पूल क्या है? एक जीन पूल का मतलब टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं, समझ लो आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर कितने जीन्स होते हैं? समझ लो 25,000 जीन्स होते हैं। तो हर ह्यूमन के अंदर 25,000 जीन होते होंगे, लेकिन हाँ उनका एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। समझ लो आपके 3 अलील हैं हर जीन के, तो आपके जीन कितने हो गए? 25,000। और एक पॉपुलेशन के अंदर उनके अलील कितने हो सकते हैं? 3 डिफरेंट टाइप के, तो 75,000 डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स आर प्रेजेंट। इसे आप क्या बोलेंगे? पूरा जीन पूल बोलेंगे, जिसमें से कॉम्बिनेशन बना करके एक इंडिविजुअल तैयार किया जाता है। तो ये भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सारे ह्यूमंस जो हैं उनका डेटा एक जैसा है। आप समझ लो कि एक ह्यूमन है ए, एक ह्यूमन है बी, एक ह्यूमन है सी, डी, ई, एफ, जी एंड सो ऑन। काफी सारे ह्यूमंस हैं, देयर इज अ पॉपुलेशन, ठीक है। उस पॉपुलेशन के अंदर इनके जीन्स हैं, 25,000 जीन्स है सबके, लेकिन इनमें से काफी सारे इंडिविजुअल के जीन्स सेम भी तो होंगे, जो सेम प्रकार के अलील को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अब किसी का स्किन टोन डार्क है, लेट्स से स्किन कलर एक अलील से रेगुलेट होता है, तो जिसका स्किन कलर डार्क है वो उस अलील को एक्सप्रेस कर रहा होगा। अब पूरी पॉपुलेशन में एक अकेले का तो स्किन टोन डार्क नहीं होगा, काफी और है जिनका सेम तरीके का स्किन टोन होगा, तो वो सेम ही तो अलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक पूल के अंदर एक बार ही नाम मेंशन होता है। जैसे यहां पर मैंने बार बार नहीं लिखा, पॉपुलेशन के अंदर आई बी और स्मॉल आई लिख दिया, काम खत्म, राइट। सिमिलरली क्या होगा, आपके अलग अलग जो जीन्स हैं उनके जितने भी अलील्स हैं उनको हम लोग मेंशन कर देंगे एक ही बार। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी पॉपुलेशन में 100 करोड़ लोग हैं तो हम 25,000 इंटू 100 करोड़ करेंगे, नहीं, जितने पॉपुलेशन में अलील हैं उनको एक बार लिख लो, इसे बोल दिया जीन पूल। अब उससे हम मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप भी ए है, लेट्स से, तो उसी जीन पूल से मेरे अंदर ए आया है, आपके अंदर भी उसी से ए आया है, एक ही अलील आपके अंदर है मेरे अंदर, तो हम दोनों सेम चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे उसे तुम कंट्रीब्यूट कर दो चाहे मैं कर दूं। तो इस दुनिया में अगर 20 करोड़ लोगों का ब्लड ग्रुप ए है तो हम सब लोग मिलकर के आई ए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ही बार गिना जाएगा। 20 करोड़ लोगों का एक बार गिना जाएगा, 30 करोड़ लोगों का आई बी गिना जाएगा, किसी का ओ है तो उन 50 करोड़ लोगों का आपका स्मॉल आई गिना जाएगा। ओवरऑल 3 ही रहेंगे, यही 3 रहेंगे, आपके 100 करोड़ लोगों में 3 ही गिने जाएंगे अलील। सिमिलरली स्किन कलर है, समझ लो उसके 3 अलील हैं, तो 100 करोड़ लोगों के सिर्फ 3 ही अलील गिने जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जितने भी प्योर जीन्स हैं
और उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स हैं, उनके जितने भी नॉन अलील्स हैं उन सबको आप क्या बोलते हो, जीन पूल बोलते हो, जो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? ह्यूमन पॉपुलेशन को आप कभी भी नोटिस कर लो, अब किसी भी ह्यूमन के अंदर IA, IB और स्मॉल आई के बाहर तो जीन का अलील नहीं प्रेजेंट होगा ना ब्लड ग्रुपिंग के लिए। स्किन की अगर आप बात करो तो ABC के अलावा नहीं प्रेजेंट होगा ना, तो ये कांस्टेंट रहते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अलग अलग टाइप पे, सबको पहले ही नोटिस कर लिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसीलिए इसे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बोला गया है। राइट, इसको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है? क्योंकि आपका जितना भी जीन पूल है वो आपका कांस्टेंट रहता है। देन सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ जीन इज 1। भाई एक जीन है ब्लड ग्रुप का, उसके जितने भी अलील्स होंगे इनका सम 1 होगा ना। अब समझ लो कि 100 करोड़ में से 33 करोड़ लोगों के अंदर IA प्रेजेंट है, 33 करोड़ लोगों में IB प्रेजेंट है, और आपके बचे हुए 34 करोड़ लोगों में स्मॉल आई प्रेजेंट है। ये टोटल मिल करके 1 बना रहे हैं ना। राइट, अलील्स की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये 1 है, क्योंकि आप रेशियो में इसे कैलकुलेट करो, रेशियो में 1 से ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, 1 जैसे परसेंटेज आप 100 में से निकालते हो, रेशियो आप 1 में से निकालते हो, तो 1 इज द मैक्सिमम। तो इसी एक में से आपका बंटवारा होएगा IA, IB और स्मॉल आई का। जैसे किसी में 0.3 दे दिया, किसी में 0.2 दे दिया, किसी में 0.5 दे दिया, सम क्या है 1। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपका वो क्रोमोसोम है जो आपकी माताजी से आपके अंदर आया है, और ये आपका वो क्रोमोसोम है जो आपके पिताश्री से आपके अंदर आया है, पिताश्री से आया। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपका एक जीन प्रेजेंट है तो उसका अलील है यहां पर, एक आपका जीन यहां पर है उसका अलील है यहां पर। ठीक है, तो अगर समझ लो यहां पर A है आपका, यहां पर भी कैपिटल A है, तो इनकी होने की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? P कहलाती है। यानी P फ्रीक्वेंसी है आपके कैपिटल A के होने की। अलील A है तो इसके होने के चांसेस कितने हैं? स्मॉल p। अगर यहां पर कैपिटल A है तो इसके होने के चांसेस स्मॉल p, यहां पर कैपिटल A है इसके होने के चांसेस स्मॉल p। तो AA जो यहां पर आपका जीनोटाइप बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? p का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर Q होता स्मॉल a के लिए, अगर यहां पर एक के अंदर स्मॉल a एक्सप्रेस हो रहा होता, यहां भी स्मॉल a एक्सप्रेस हो रहा होता, तो स्मॉल ए में आप क्या बोलते हैं? स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी अगर Q है तो आप इसे Q स्क्वायर बोल देते हैं। राइट, और फ्रीक्वेंसी जो आपकी कैपिटल A की, एक में समझ लो फादर वाले में कैपिटल A मिला आपको अलील, और मदर वाले में स्मॉल a मिला, तो कैपिटल A स्मॉल a की क्या हो जाएगी? आपकी 2pq हो जाएगी। 2pq क्यों हुई सर? नॉर्मल pq क्यों नहीं हुई? बिकॉज इट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा ना, p प्लस q का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो 2ab है ये कहां से आया है? ये आपका कैपिटल A स्मॉल a का है, और यहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सॉल्व करने में सिर्फ ये एक ही गलती होती है बच्चों की, किसी का आंसर अगर आएगा 0.8 तो किसी गलत बच्चे का आंसर आएगा 0.4, ऐसा होता है। 2 के फैक्टर में गलती 2 की होगी, आपको 2 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें। तो अगर आपका AA है, दोनों क्रोमोसोम पर कैपिटल A है, और कैपिटल A की होने की फ्रीक्वेंसी P है, तो कैपिटल A इंटू कैपिटल A क्या हो जाएगा? P स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अलील A, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी P है तो AA अगर दोनों क्रोमोसोम पर है तो P स्क्वायर, अगर छोटा a है तो Q स्क्वायर, और कैपिटल A छोटा a है, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल A, एक पे छोटा a, तो 2pq हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये बात याद रखनी। बिकॉज इट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 क्यों है भाई? क्योंकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम 1 है। किसी भी जीन के जितने भी अलील हैं उन सब का सम 1 था। ये तो हम देख चुके थे, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था यहां पर कि एक जीन के जितने भी अलील हैं इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 थी। तो आप इसको अगर p स्क्वायर बोल रहे हो कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी को, q स्क्वायर बोल रहे हो स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी को, एंड कैपिटल A स्मॉल a को 2pq बोल रहे हो, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, change in frequency of allele in a population causes disturbance in the genetic equilibrium. This change is due to evolution. evolution के दौरान काफी बार जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ जाती हैं। आपकी जो
अलील की फ्रीक्वेंसी है वो शफल हो जाती है, तो ओवरऑल सम आपका 1 रहेगा, दैट इज ट्रू, लेकिन इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है ना ये गड़बड़ा जाएगा। समझ लो, लेट्स से कि आपका पी स्क्वायर है, इसमें पी की वैल्यू क्या है, इसमें पी की वैल्यू है आपकी 0.2, ओके 0.2, और यहां पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू है कुछ एक्स रख देते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगी +2 इंटू 0.2 इंटू एक्स, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इजिकल टू 1। तो अगर समझ लो आपने यहां पर 0.2 की वैल्यू, अगर जो आपके ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, समझ लो उनको स्पेसिफिकली कोई बीमारी हो रही है और उनकी डेथ हो जा रही है, तो आपके ए ब्लड ग्रुप वाले लोग समझ लो कम हो जा रहे हैं, तो 0.2 वाले की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ज्यादा कौन से लोग हो जाएंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले, वो तो बच रहे हैं ना बीमारी से। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि ओवरऑल सम तो 1 रहेगा, ए का आई बी का स्मॉल आई का ओवरऑल सम तो 1 रहेगा, लेकिन पहले आई ए आपके ज्यादा थे, अब वो कम हो गए, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई ड्यू टू सम इश्यूज, बी वाले और ओ वाले बढ़ चुके हैं, तो बी और ओ की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है जबकि आपके ए की फ्रीक्वेंसी घटी। तो ये किस लिए होता है, इवोल्यूशन के लिए होता है, इवोल्यूशन की वजह से होता है कि आपके कोई चेंज आए जिस वजह से पॉपुलेशन डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हो गई, कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रमोट किया गया जिनमें कोई स्पेसिफिक अलील हो सकता है तो उसकी बहुतायत देखने को मिलेगी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिमोट किया गया जिसमें एक स्पेसिफिक अलील है तो वो कम हो गए, तो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, ओवरऑल तो सम 1 ही रहेगा, ये बात आपको पकड़नी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, यानी इस इक्विलिब्रियम को चेंज कौन करता है। मैंने आपका क्या बोला कि अलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो सकते हैं, किसी का नंबर बढ़ेगा अलील का ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन, किसी अलील का नंबर घटेगा, कैसे कैसे बढ़ घट सकता है, जीन माइग्रेशन की वजह से। जीन माइग्रेशन मतलब समझ लो आप एकदम नए हो किसी जगह पर, समझ लो आप अमेरिका चले गए, लेट्स से, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं क्योंकि एग्जांपल बहुत सटीक बैठेगा, तो इसको अलग सेंस में नहीं लेना है, मैं इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहां पर समझ लो लोगों का स्किन टोन थोड़ा ज्यादा व्हाइट है, यहां से एक बंदा उठ करके गया जिसका स्किन टोन थोड़ा सा ब्लैक है, थोड़ा सा डार्क है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर लोगों में अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, समझ लो आप एक काम करने गए हो, आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक रेप्यूटेड साइंटिस्ट हो, वहां पे आपने काम किया, लोग आपको बहुत सराह रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने बोला जी हम आपको यूएस की सिटीजनशिप ऑफर करते हैं, आपने ले लिया, आपके साथ एक ग्रुप था 50 लोगों का और सारे ही डार्क लोग थे, सारे 50 लोग वहां पर गए और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द पॉपुलेशन। समझ लो उस पॉपुलेशन के अंदर 150 लोग थे और 150 के 150 आपके व्हाइट लोग थे, तो ज्यादातर अलील फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, स्किन टोन के लिए अगर आप अलील देखें तो कौन सा ज्यादा फ्रीक्वेंट था, व्हाइट। तो व्हाइट आपका कितनों में प्रेजेंट था, व्हाइट आपका समझ लो 90% में प्रेजेंट था व्हाइट, 10% में सिर्फ डार्क था। लेकिन अब 50 लोग उठ करके चले गए वहां पर, तो वहां पर क्या थे आपके 150 लोग थे, जैसा मैंने बताया 150 लोग थे, 150 लोग थे, इनमें समझ लो 140 आपके व्हाइट थे और 10 आपके डार्क थे, ठीक है। तो अब आपने यहां पर क्या किया, अब यहां पर आपने एंट्री मारी, अब आपने एंट्री मारी तो 50 डार्क लोग और चले गए, तो अब 140 व्हाइट रहे और टोटल कितने हो गए आपके 60 डार्क हो गए। तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, अर्ली आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रही भाई, 150 में से 140 व्हाइट है और 10 आपके डार्क है, तो व्हाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रही, व्हाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रही आपकी मोर देन 90%, मोर देन 90%, और आपकी डार्क की फ्रीक्वेंसी क्या रही, लेस देन 10%, ठीक है, 10% से भी कम, 10% से भी कम आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी देखने को मिली। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे जीन माइग्रेशन, आप अपने जीन लेकर जाओगे ना वहां पर, तो पूल चेंज हो गया है, आप वहां पर क्या करोगे, आप डार्क स्किन को अगर वहां पर अब काउंट करोगे टोटल पॉपुलेशन में, तो 150 लोग थे, 50 लोग और आ गए, टोटल पॉपुलेशन क्या हुई 200 हो गई। अब 200 में से व्हाइट कितने हैं 140, 140 आउट ऑफ 200 यानी 70%, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0.7 व्हाइट हो गए, और 60 हो गए आपके डार्क, यानी 0.3 आपके डार्क हो गए। सम क्या आया 0.7 0.3, सम कितना आया, सम कितना आया 1। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 90% की 0.9, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 10% की 0.1, सम क्या आया 1। मैंने क्या बताया था, सम 1 रहेगा,
लेकिन आप अपने जीन्स लेकर के किसी पॉपुलेशन में गए तो अल्टीमेटली वहां तो चेंज आएंगे ना, वहां तो लोचा हुआ, वहां तो ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, व्हाइट की भी चेंज हो गई, ब्लैक की भी चेंज हो गई, या डार्क की भी चेंज हो गई। जीन फ्लो क्या होता है, आप बार बार अपने जीन्स को लेकर के जाते हो, बार बार अगर चेंज होता जा रहा है आपका स्टेटस, देन अल्टीमेटली इट इज जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन मतलब आप एक बार गए वहां पे टिक गए, जीन फ्लो मतलब आप वापस भी आ रहे हो आप इंडिया, फिर आप और लोगों को भी लेकर जा रहे हो। जैसे समझ लो यहां पर और लोग गए, यहां पर अब क्या गए, आपके 50 लोग और चले गए, 50 आपके और लोग चले गए, तो अब टोटल जो डार्क लोग हैं इनका क्या हो गया, 110 हो गया नंबर, और 140 इनका। तो अब क्या हो गया, अब फ्रीक्वेंसी और चेंज हो गई, लेट्स से 0.6 0.4 हो गई, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो गई ना, अलील फ्रीक्वेंसी गॉट चेंज, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपका उलट पलट हो जाएगी। जो a स्क्वायर और b स्मॉल a स्क्वायर की वैल्यू थी, यानी p स्क्वायर और q स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो चेंज हुई है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब सडन, और आप कह सकते हो प्यार से एक्सीडेंटल, यानी कोई एक्सीडेंटल चेंज आ गया एंड एक पर्टिकुलर जो फिनोटाइप है उसको सपोर्ट किया गया या जीनोटाइप को सपोर्ट किया गया। यानी समझ लो यहां पर आपके सफेद कलर के टिड्डे प्रेजेंट है, सफेद कलर के टिड्डे प्रेजेंट है, ठीक है, 5 प्रेजेंट है, 50%, एक आपका प्रेजेंट है येलो कलर का, और बचे हुए जो आपके हैं 40%, एक समझ लो एक ऑर्गेनिज्म 10% को बढ़ावा दे रहा है, बचे हुए जो है आपके कैसे हो गए, 40% आपके हरे हो गए। अब यहां पर क्या आया, इतने ही टिड्डे थे, अब इसके ऊपर आकर के क्या रख गया, एक हाथी भैया पैर रख गया, ऐसे एक हाथी का पैर यहां पर पड़ गया, एलिफेंट फीट, एलिफेंट फीट। तो पहले यहां पर देखो ये मर गया, 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 आधा कुचल गया, समझ लो ये भी मर गया। अब आपके यहां पर क्या थी, पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी कि ग्रीन थे आपके 40%, 0.4 फ्रीक्वेंसी थी, व्हाइट थे आपके 0.5 और येलो था आपका 1। अब क्या बचा हुआ है, आपका एक व्हाइट बचा हुआ है, एक येलो बचा हुआ है। आपके व्हाइट पहले 5 थे, 10 में से 50% फ्रीक्वेंसी, अब 2 में से एक है 50% फ्रीक्वेंसी, लेकिन येलो क्या था आपका 10 में से एक था 10% फ्रीक्वेंसी, यानी 0.1, अब 2 में से एक है यानी 0.5। और हो सकता है ये व्हाइट वाला भी आगे चल के नेचर द्वारा सिलेक्ट ना हो और ये येलो वाला अपने आप को ग्रो कर करके एक नई स्पीसीज बना ले और ये फाउंडर बन जाए एक नई स्पीसीज का, तो इसे आप क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। ये हो सकता है अपने आप में और बदलाव ला करके एक नई स्पीसीज को उजागर कर दे, अपने अंदर काफी सारे चेंजेस ला करके नेचर इसे प्रमोट कर दे। तो पहले जिस व्हाइट का दबदबा था इस दुनिया के ऊपर, अब वो नहीं रहा, अब उसका पिताजी आ चुका है येलो, ठीक है। म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन तो है ही, अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर अलील या जीन के अंदर चेंज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली जीन के अंदर चेंज है तो आपका क्या हो जाएगा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन भी तो होती है जिससे नई नई क्या बन सकती है, कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, राइट, नई नई कॉम्बिनेशन बनेंगी तो आपकी नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी पूल के अंदर। एंड नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आपको अच्छे से पता है, नेचर कुछ कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है, तो वो कैरेक्टर्स आपके ज्यादा प्रॉमिसिंग होंगे, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन। तो कुछ अलील्स को प्रमोट किया जाता है, कुछ को नहीं, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाती है। तो ये पांचों फैक्टर हैं जो कि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर अलील्स फ्रीक्वेंसी। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो बात कर चुके हैं, सिर्फ देखना है। फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, आप एक पॉपुलेशन से उठे दूसरे के अंदर चले गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यूएस के अंदर चले गए एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर जो कि डार्क कलर के हैं, तो वहां पर स्किन कलर के जो अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन बोथ पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन में चेंज हुई। समझ लो यहां पर भाई 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग थे, 100 लोग में से आपके 70 डार्क थे एंड 30 आपके व्हाइट थे, एंड आपके
यूएसए के अंदर समझ लो 100 लोग थे, वहां पर आपका 85 लोग जो है ये आपके वाइट थे और 15 आपके डार्क थे। इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या देखने को मिली? इनिशियल फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर क्या है? 0.7 आपके डार्क, 0.3 आपके व्हाइट। यहां पर इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.85 आपके व्हाइट एंड 0.15 आपके डार्क। अब यहां से कितने लोग उठे? यहां से आपके समझ लो 15 डार्क लोग उठ करके यहां पर चले गए, या 20 डार्क लोग उठ करके यहां पर चले गए, ठीक है, प्लस 20 डार्क लोग उठ करके यहां पर चले गए। यहां पर अब लोग कितने बचे? 80 लोग बचे हैं। 80 लोग बचे हैं, इसमें से 50 कितने हैं? डार्क, और 30 कितने हैं? व्हाइट। 80 में से अगर आप देखोगे तो 80 में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक आइडिया हम लगा सकते हैं। अब 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 16 और 4 से करोगे तो 32, तो 40 मान लो इसको, राइट? मतलब 0.4 फ्रीक्वेंसी मान लो 32 मानने के बाद, एक आइडिया लग जाएगा। और तो क्या, 0.6 आपकी ये हो गई, तो 0.7, 0.3 थी, 0.6, 0.4 हुई, बिल्कुल हो गई, चेंज हुई, इस पॉपुलेशन में चेंज हुई। यहां पर लोग कितने हो गए? 120 लोग हो गए। 120 लोग में 105 आपके क्या हो गए? और अच्छा, डार्क वाले चल के गए हैं तो आपके 85 हो गए। एक सेकंड यार, मैं मिटा लेता हूं ना इसको, अदरवाइज नोट्स में खराब दिखेगा। 85 हो गए आपके व्हाइट, ठीक है, 85 हो गए आपके व्हाइट, और डार्क आपके यहां पर 20 लोग और आ गए, तो 35 हो गए आपके डार्क। अब 120 है तो 12 के हिसाब से देखोगे तो 0.3 आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, 0.7 आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, 0.85, 0.15, 0.7, 0.3। मानते हो दोनों में चेंज हुई? दोनों के अंदर ही चेंज होगी। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स। अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होती रहती है तो इसे जीन फ्लो बोला जाएगा। अल्टीमेटली जिस पॉपुलेशन में लोग बढ़ रहे हैं वहां भी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एलील की, और जहां से जा रहे हैं लोग वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इन बोथ द केसेस जीन फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया, यहां पर क्या है? एक एक्सीडेंटल जीन फ्लो आपका हो जाता है, कॉजिंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने हाथी के पैर वाला एग्जांपल आपको लेकर के बताया, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, काफी बार इतना डिफरेंट हो जाती है आपकी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था जो व्हाइट वाले आपके टिड्डे थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, येलो वाले कम, लेकिन जब मौका मिला तो येलो वाले को नेचर ने सबका बाप बनाकर बैठा दिया सबके सर के ऊपर। तो नया जो सैंपल ऑफ पॉपुलेशन है ये अपना डिफरेंट स्पीसीज बना लेते हैं, जैसे येलो वाले टिड्डे ने बनाया था, और ये आपका ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन नई स्पीसीज का फाउंडर बन जाता है, इसीलिए इसे फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो जिसको नेचर ने प्रमोट किया है वो फाउंडर बन जाएगा। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आया, कोई फ्लड आई जिससे कि काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को हानि पहुंची है, तो यहां पर क्या है? ये पेरेंट पॉपुलेशन है जहां पर आपको ब्लू ऑरेंज काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ब्लू और येलो। येलो भी आपके अच्छे खासे हैं, काफी ज्यादा, बल्कि इसमें येलो ही देखने को मिल रहा है, तो येलो आपके अच्छे खासे और ब्लू भी अच्छे खासे। अब इनकी ज्यादातर पॉपुलेशन नष्ट हो गई, ये जो पॉपुलेशन है ये खत्म हो गई, सिर्फ इतने बचे, सिर्फ ये बचे हैं गिने चुने ना, ये आपके क्या किए हैं? सर्वाइव किए। अब ये जो सर्वाइव किए हैं भाई, ये भी तो दुनिया में अब ग्रो करेंगे ना, तो जो सर्वाइव किए हैं और ग्रो करने लगेंगे, और ग्रो करने के बाद समझ लो नेचर वाले ने ब्लू को ज्यादा प्रमोट किया भाई, ब्लू को ज्यादा प्रमोट किया। पहले आपके येलो ज्यादा थे, अब ब्लू को ज्यादा प्रमोट किया, तो ब्लू ज्यादा हो गए नए पॉपुलेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, येलो कम हो गए। इसे कहते हैं आपका बॉटलनेक इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी कोई आपका यहां पर कैलेमिटी आई, जैसे अर्थक्वेक आया, या कोई सडन, जैसे मैंने बताया हाथी ने पैर रख दिया तो ज्यादातर कीड़े मर गए, कुछ बचे हुए हैं। अब वो कुछ ग्रो करेंगे तो उनमें से होता क्या है कि नेचर किसी को ज्यादा प्रमोट कर देता है, किसी को कम प्रमोट कर देता है। ये आपका बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये आपका सेकंड फैक्टर था, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड फैक्टर दैट इज म्यूटेशन। Pre-existing advantageous mutation result in new phenotypes. Over few generation, this results in speciation. जैसा मैंने आपका बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था, राइट? बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस प्रेजेंट रहती है, ओके, और इनमें क्या है? म्यूटेशंस भी आती रहती है। तो बैक्टीरिया समझ लो किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ नहीं लड़ पाता, डेटॉल आई, 99.9% बैक्टीरिया मार दिए, 0.1 बैक्टीरिया बच गए, 0.1% बैक्टीरिया बच गए। अब ये 0.1% बैक्टीरिया धूम मचा रहे हैं
ये अब रेजिस्टेंट हो गए डेटॉल की तरफ। अब डेटॉल भाई छिड़कते जाओ, पोछा लगाते जाओ लाइजोल का, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्होंने अपनी ऐसी नई स्पीसीज बना ली, इसी कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि लाइजोल डेटॉल से इन्हें कोई फर्क ना पड़े। अब मां मानती रहेगी डेटॉल का धुला, ये नहीं मानेगा, इसको अब कुछ नया जुगाड़ चाहिए जो उससे भी स्ट्रॉन्ग होए। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आपका 3 टाइप यहां पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी किताब के अंदर, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का क्या मतलब है? यहां पर सिलेक्शन आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, यानी मीन कैरेक्टर की तरफ ले जाता है, मीन कैरेक्टर की तरफ ले जाता है। समझ लो कोई ऐसे चेंजेस आए हैं आपके नेचर के अंदर कि आपका मीन कैरेक्टर जो है, जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में है, विच इज इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, इट इज प्रोनाउंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर ये 3 फीट से 7 फीट तक की है, और ज्यादातर इंडिविजुअल की जो हाइट है एवरेज वो 5 फीट है। ज्यादातर इंडिविजुअल की हाइट 5 फीट है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या है, आप एवरेज कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो, यानी 5 फीट हाइट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी कम लोग हैं जिनकी 4 फीट होगी, जिनकी 6 फीट होगी, उससे भी कम लोग हैं जिनकी 3 फीट होगी या 7 फीट होगी। यानी सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स का मीन कैरेक्टर नोटिस किया जाएगा, 5 फीट आपके ज्यादातर के अंदर होगी। फिर हाइट कम होती जाएगी बहुत कम कम इंडिविजुअल्स के अंदर, और हाइट ज्यादा होती जाएगी और भी कम इंडिविजुअल के अंदर। तो यहां पर अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाल दो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो आपका यहां पर 5 फीट हाइट है। 5 फीट हाइट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे, और इससे कम अगर हाइट करोगे तो और कम हो जाएंगे नंबर, और ज्यादा अगर हाइट करोगे तो भी कम हो जाएंगे इंडिविजुअल। ये एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये हाइट क्या है, 5 फीट। फिर ये आपकी 4 फीट के आसपास या 6 फीट के आसपास, ये और भी कम लोगों की है। देखो कम लोग है ना ये वाले, और भी कम नंबर ऑफ लोगों की हाइट 3 फीट और 7 फीट है। तो 5 फीट को यहां पर प्रमोट किया गया है। डायरेक्शनल सिलेक्शन यानी एक डायरेक्शन में आप चले जाओगे, एक डायरेक्शन में चले जाओ। एक डायरेक्शन में चले जाओगे मतलब आप मीन वैल्यू से थोड़ा सा टिल्ट हो जाओगे। यानी किसी ने बोला कि मेन हाइट यहां पर हम क्या मानेंगे, 5 फुट 5 इंच। तो ज्यादातर लोगों की हाइट, जो मैक्सिमम नंबर के लोग हैं उनकी हाइट कितनी होगी, 5 फुट 5 इंच। तो ग्राफ आपका 5 फीट पे पहले एक्सिस थी एकदम सेंटर पे, अब 5 फुट 5 इंच पे। ठीक है, सबसे मैक्सिमम लोग। तो एक साइड ग्राफ थोड़ा नीचा हो जाएगा, एक साइड थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। डिसरप्टिव मतलब जो टर्मिनल कैरेक्टर्स है ना, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। यानी ज्यादातर लोगों की हाइट जो है वो या तो 3 फीट है, 3 फीट 4 फीट, या आपकी 6 फीट 7 फीट, 5 फीट सबसे कम की। तो एकदम छोटी हाइट 3 से 4 फीट, और एकदम बड़ी हाइट 6 से 7 फीट, इसको प्रमोट किया जा रहा है। 5 फीट आपके कम लोगों की हाइट, सबसे कम लोगों की हाइट। देख लेते हैं एक बार कि क्या लिखा है किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर। ठीक है, आप देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, हियर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स द मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशंस इज रिड्यूस्ड। वेरिएशन कम होती है तो मीन कैरेक्टर ज्यादातर के अंदर पाया जाएगा। ग्राफ देख लो इसका। ओके, मैं बना ही देता हूं हाथ से। ये देखो, ये आपका ग्राफ है। यहां है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, यहां पर 50 लोग हैं, यहां पर 100 लोग हैं, यहां पर 150 लोग हैं, यहां पर 200 लोग हैं। ओके, यहां पर क्या है, आपका मीन कैरेक्टर है, दैट इज 5 फीट हाइट। ये आपका 4 फीट 6 फीट 7 फीट एंड 3 फीट। तो एक ग्राफ कैसे जा रहा है, 3 फीट पे बहुत कम लोगों की हाइट है, 4 फीट पे थोड़े और ज्यादा लोग बढ़े, 5 फीट पे मैक्सिमम हुए, 6 फीट पे थोड़े कम होंगे, एंड 7 फीट पे थोड़े और कम होंगे। यानी सबसे मेन जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जो लोग हैं, ये आपके मीन वैल्यू पे, मीन कैरेक्टर पे। इससे कम अगर हाइट कर दोगे तो भी नंबर ऑफ पीपल कम हो गया, इससे ज्यादा हाइट कर दोगे तो भी नंबर ऑफ पीपल कम हो गया। यानी नेचर किसको प्रमोट करता है, जिसका मीन कैरेक्टर है। अगर समझ लो आप स्किन कलर के बेसिस पर लेते हो बेसिकली यहां पर एग्जांपल, तो आपके लाइटर जो है वो कम होंगे, डार्कर कम होंगे, लेकिन जो मीन है आपके गेहुआ कलर के, वो आपके क्या होंगे, वो आपके सबसे मैक्सिमम पाए जाएंगे। यह स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबिलिटी यहां पर होती है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहां पर एक एक्सट्रीम को मोर फेवर किया जाता है, यानी कहा गया कि भाई
5 फीट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा एक साइड में शिफ्ट हो जाती हूं, 5.5 फीट हाइट हो जानी चाहिए। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या हो जाएगा यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक चीज को ज्यादा फेवर किया गया। यहां पर आपकी 5 फीट हाइट है, ठीक है, ये आपका 5 फीट हाइट है, ये आपकी 6, ये आपकी 7, ये 5 फीट है तो ये 4, ये आपकी 3। अब ओवरऑल क्या है, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहां है, 5 पे ना आकर के 5.5 फीट पर है, यहां पर है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब यहां पर इस हिसाब से ग्राफ जा रहा है नीचे की साइड, और यहां पर सिर्फ ऐसा ही जा रहा है, छोटा आपका पोल बनेगा। तो आप देखो एक साइड में आपका ग्राफ का एरिया थोड़ा ज्यादा है, जबकि एक साइड में ग्राफ आपका कम है। इस साइड में आपका जो स्लोप है वो थोड़ा अलग है, इस साइड में स्लोप आपका अलग है। तो यहां पर क्या है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, यहां पे देखो डायरेक्शन, और यहां पे देखो फर्क है ना, बिल्कुल फर्क है, क्योंकि ग्राफ सेंटर से थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है एक कैरेक्टर की तरफ। तो यहां पर क्या है, 5.5 फीट ज्यादा फेवर्ड है, मैक्सिमम फेवर्ड, ठीक है, ये यहां पर बोला गया है। आगे देखते हैं डिसरप्टिव। डिसरप्टिव के अंदर क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स आर मोर फेवर्ड, एक्सट्रीम पे ज्यादा फेवर किया जाता है। यानी कि यहां पर हाइट है आपकी 6 फीट, ओके 4 फीट लिखना पड़ेगा, यहां पर कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर हाइट क्या है आपकी, यहां पर हाइट रही आपकी 4 फीट, और यहां पर हाइट रही आपकी 6 फीट। 5 फीट वाले आपके कंपैरेटिवली कम है, और एकदम टर्मिनल वाले भी आपके बहुत कम है, लेकिन जो आपकी टर्मिनल की तरफ आपकी पीक्स बनेंगी, 2 पीक बन जाएंगी। तो डिसरप्शन हो गया ना पीक का, पीक गॉट डिसरप्टेड, पीक इज डिसरप्टेड। तो यहां पर क्या हुआ, आपके टर्मिनल कैरेक्टर्स को ज्यादा फोकस किया गया। सेंट्रल जो कैरेक्टर था, मीन जो वैल्यू थी, ये आपके कम लोगों में पाई गई, मीन वैल्यू आपके कम लोगों में पाई गई, जबकि टर्मिनल वैल्यू आपके ज्यादा लोगों में पाई गई। ये ज्यादा लोग हैं, ये आपके कम लोग हैं, ठीक है। ये है आपका सिलेक्शन अलग अलग प्रकार का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीजें आपको यहां पर देखने को मिली, इवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स आपके हुए, अलग अलग एराज, अलग अलग इपोक्स, अलग अलग पीरियड आपको पढ़ने हैं, जिनके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। 2 डायग्राम्स दिए गए हैं, एक डायनासोर का दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स, एक आपका प्लांट्स का व्हिच इज रिलेटेड टू साइकेड्स, नीटेल्स, ओके, ट्रैकियोफाइटा एंड सो ऑन। उन दोनों में हम लोग ट्रिक देखेंगे। यहां पर प्रोटेरोजोइक एरा जो कि काफी पुराना था, 2000 मिलियन साल पहले, यानी 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आप कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अराइज्ड। यह डेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपका पहला नॉन सेलुलर फॉर्म आया होगा, या मैक्रोमोलिक्यूल या ग्रैंड बायोमोलिक्यूल आया होगा, जैसे कि आरएनए या प्रोटीन। लेकिन 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले आपका पहला सेलुलर फॉर्म आया था, जो कि क्या था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट था, ठीक है। सम ऑफ द सेल्स हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन एज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डू। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या करती है, आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर जो है ये आपका टूट जाता है इलेक्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन के लिए। तो 2 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो क्या बना लेते हैं, 4 आपके प्रोटॉन्स बना लेते हैं, प्लस 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, प्लस इसके साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो जब बैक्टीरियाज भी कुछ ऐसे सेम प्रकार के रिएक्शंस को पोर्ट्रे करने लगे, जब ये फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो अल्टीमेटली इन्होंने फूड तो बनाया ही, फूड बनाने के साथ साथ इन्होंने ऑक्सीजन भी रिलीज करनी स्टार्ट कर दी। एंड जब ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज करनी स्टार्ट कर दी अर्थ के ऊपर, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स का भी विकास होगा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन में रह सकते हैं उनका विकास होगा। पहले तो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो आपके अनएरोबिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ पे ऑक्सीजन आने लगी, चीजों ने एरोबिक होना स्टार्ट कर दिया। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो थे, इन्होंने फिर आपका अपने आप को एग्रीगेट में कन्वर्ट कर लिया एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर बनाए। तो क्या हुआ, आपका 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले इनिशियल प्रिमिटिव सेल्स आए, फोटोसिंथेसिस उन्होंने स्टार्ट किया, ऑक्सीजन इवोल्यूशन स्टार्ट किया, एंड मल्टी सेलुलर बनने की
ठानी उन्होंने अपने मन में बात। फिर आपका लगभग 1.5 बिलियन साल बाद यानी 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स मतलब ये वर्टिब्रेटा के मेंबर नहीं थे, ये आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे आपके स्पंजेस हैं, आपके सीलंट्रेट हैं, टीनोफोर हैं, आपके राउंड वॉर्म्स हैं, आपके फ्लैट वॉर्म्स हैं, आपके एनालिड्स हैं। इस प्रकार के आपके इनवर्टिब्रेट्स आए। सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स आपके आए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स आए। इसके बाद अगर आप 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करें, 400 मिलियन ईयर अगो पहले की बात करें, तो आपके कुछ इंसेक्ट्स भी, आर्थ्रोपोड्स भी यहां पर देखने को मिले। इंसेक्ट्स की मात्रा भी बढ़ी। और आप अगर देखेंगे अराउंड 600 से 500 मिलियन ईयर्स पहले, तो जब अर्थ पे आए थे आपके एनिमल्स, उससे पहले से ही प्लांट यहां पर मौजूद थे। तो प्लांट भी यहां पर आपके देखने को मिल गए थे लगभग 600 मिलियन ईयर अगो से 400 मिलियन ईयर अगो पहले। इस पूरे के दौरान आपके अर्थ पे एनिमल आने से पहले प्लांट आ चुके थे। प्लांट पहले आया 350 मिलियन ईयर अगो पहले, यानी 350 मिलियन ईयर्स पहले आपकी जॉलेस फिशेस आई। जॉलेस फिशेस क्या बोला गया, इन्हें एग्नेथा बोला गया। ओके, फिश जिनकी स्टाउट स्ट्रांग थी और फिन्स स्ट्रांग थे, ये आपकी लैंड पर आ जाते थे और दोबारा वाटर के अंदर चले जाते थे। यानी कुछ फिशेस जिनकी स्ट्रांग फिन्स थे और स्टाउट थे, ये अर्थ पे आ जाते थे, लैंड सरफेस पे, और दोबारा वापस भाग जाते थे। यानी इन्होंने क्या बनाने की स्टार्ट कर दी, इन्होंने एम्फीबियन बनना स्टार्ट कर दिया। एम्फीबियन क्या थे, एम्फीबियन आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों जगह पर रह सकते थे। एम्फीबियन क्या थे, ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स थे ना, जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पर भी। तो उनकी शुरुआत कहां हुई, जब फिश जिनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो आपके कहां पहुंचे, लैंड के ऊपर, और फिर वापस भाग गए। इसका मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा लैंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो एम्फीबियंस आए वो लैंड के ऊपर और बेहतर तरीके से मूव करने लगे। 320 मिलियन साल पहले सीवीड आपको देखने को मिले और कुछ ऐसे प्लांट थे जो आपके लैंड पर रहने लगे। फिर आपकी जो फिश थी जिसके स्ट्रॉन्ग स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो लैंड पर आए, उन्होंने एम्फीबियन बनाना स्टार्ट कर दिया। और एम्फीबियन जो है इन्होंने रेप्टाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ये रेंगने लग गए और ये लैंड पर रहने लग गए, सक्सेसफुली लैंड पर रहने लग गए, अपनी लाइफ साइकिल को लैंड पर ही कंप्लीट करने लग गए। और रेप्टाइल्स ने क्या किया, अपने अंडे छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिनका शेल जो था बहुत ही हार्ड था, बहुत ही थिक था, तो ये सन में ड्राई नहीं हो जा रहा था एम्फीबियन के अंडों की तरह। एम्फीबियन के अंडों को अगर आप सन में रख देते हैं, सन बास्किंग करवा देते हैं उसकी, तो इनके जो अंडे थे ये कैसे हो जाते थे, लचीले हो जाते थे। एंड धीरे धीरे उनका मॉइस्चर सूखता रहता था और ये बहुत ज्यादा सूख जाते थे और इनके टूटने का भी डर रहता था। लेकिन जो आपके रेप्टाइल्स थे उनके अंडे क्या था, उनमें मॉइस्चर आपका बना रहता था, तो ये आपके ड्राई अप नहीं होते थे। तो ये सारी डेट्स हमें पढ़नी है, कोई और उपचार नहीं है, एक सीक्वेंस में इसीलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि हमें याद रहे। तो 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके कुछ साल बाद आपकी जॉलेस फिशेज आई, यानी कि आपके थोड़े और कॉम्प्लेक्स हुए एनिमल्स। 320 मिलियन ईयर्स को पहले आपके प्लांट्स आए। एंड इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स, अगले 200 मिलियन सालों में क्या हुआ, रेप्टाइल्स जो थे ये डोमिनेट कर रहे थे आपके अर्थ को। बहुत सारे रेप्टाइल यहां पर प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग योर डायनासोर्स। जायंट फर्न्स जो थे टेरिडोफाइट, ये भी आपके प्रेजेंट थे, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म द कोल डिपॉजिट स्लोली। आज ये कोल डिपॉजिट्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गए। 1938 में एक सीलोकैंथ फिश जो थी, इसे साउथ अफ्रीका में पकड़ा गया, जो कि एक्सटिंक्ट मानी जा रही थी। हमें ऐसा लगा कि सीलोकैंथ जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है काफी साल पहले ही, लेकिन 1938 में इसको साउथ अफ्रीका में देखा गया, जिसका यहां पर सीलोकैंथ फॉसिल मैं आपको दिखा दे रहा हूं इन द डायग्राम इटसेल्फ। These animals are called as lobe fins and ये आपके फर्स्ट एम्फीबियन में तब्दील हुए थे। आज के जो मॉडर्न डे सैलमेंडर और फ्रॉग है, इनका एंसेस्टर भी इसे कहा गया था। ओके, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर भी इन्हें माना गया। फ्रॉग एंड सैलमेंडर का एंसेस्टर भी इन्हें माना गया। लोब फिन्स इन्हें कहा जाता था। तो इस सीलोकैंथ का जो एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है इसकी प्रेजेंस का, ये 1938 में हमें साउथ अफ्रीका में मिला और हमें ऐसा लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुके। उसके बाद मीजोजोइक एरा आया 200 मिलियन साल पहले। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर एंड इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, जैसे कि आपके इक्थियोसॉर्स। तो इक्थियोसॉर्स जो थे ये फिश लाइक रेप्टाइल्स थे, पानी में रहते थे, तो कुछ रेप्टाइल पानी में वापस चले गए।
और लैंड रेप्टाइल जो थे इन्होंने धरती को डोमिनेट किया, जैसे कि डायनासोर्स। फॉर एग्जांपल टायरानोसोरस रेक्स, मैंने आपको बता दिया था टायरानोसोरस रेक्स जो है वो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लिया था, जहां पर हमने एक ट्रिक बनाई थी, ट्राई ट्राई डॉन क्लाइंब अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच। ट्राई ट्राई का मतलब क्या था, आपका टायरानोसोरस रेक्स था, वहां पे आपका ट्राइसेराटॉप्स था टॉप के ऊपर, डॉन का मतलब टेरानोडॉन, क्लाइंब का मतलब सी फॉर क्रोकोडाइल, ए का मतलब आपका आर्कियोप्टेरिक्स, स्ट्रॉन्ग में इट वाज स्टीगोसॉरस एंड ब्रांच का मतलब ब्रांकियोसॉरस। सारे डायग्राम्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायनासोर्स को हम सीक्वेंस में पढ़ चुके थे। इसमें से टायरानोसोरस रेक्स आपका सबसे बड़ा था, 20 फीट तक इसकी हाइट थी, डैगर लाइक टीथ थे, यानी कि आपके बहुत ही खतरनाक डरावने दांत थे। ट्राइसेराटॉप्स, फिर टेरानोडॉन जिसके विंग्स भी आपको दिखाए हुए एनसीईआरटी में, स्टीगोसॉरस जिस पर स्टैग्स लगे हुए हैं ऐसे, और ब्रांकियोसॉरस जिसकी ब्रांच जैसी गर्दन थी, ये आपका ब्रांकियोसॉरस है। इन सब के फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार मैं आपको दिखा देता हूं। टायरानोसोरस रेक्स जिसके डैगर लाइक दांत थे और आपका ये 20 फीट जितनी हाइट को कैरी करता था। यहां पर आपका क्या है, ये ट्राइसेराटॉप्स मैंने आपको बताए थे। ट्राइसेराटॉप्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें 1 2 3 आपके बड़े बड़े सींग हैं, तो ट्राई का मतलब क्या होता था, 3 होता था। टेरानोडॉन यही एनसीईआरटी की इमेज है जहां पर इसके विंग्स भी दिखाए हुए हैं, उड़ सकती थी। स्टीगोसॉरस यहां पर मैंने आपको बताया था स्टैग्स लगे हुए होते हैं, ये आपके स्टैग्स हैं। और ब्राकियोसॉरस में मैंने आपको बता दिया था ब्रांच लाइक गर्दन है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप सिर्फ इनका डायग्राम देखकर भी बता सकते हो कि कौन सा है। ये आपका 2 पैर पे चलता था टायरानोसोरस रेक्स, हाथ इसके ऊपर थे, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मैंने आपको नोट करके बताया था। नाउ इन सीनोजोइक एरा 65 मिलियन साल पहले आपके डायनासोर सडनली गायब हो गए। इसमें अलग अलग थ्योरीज देने लगे अलग अलग साइंटिस्ट। कई साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बहुतायत होने लगी थी, तब जाकर के डायनासोर की डेथ हुई। काफी लोगों का यह कहना था कि एक सडन चेंज आया, एक ऐसी कैलेमिटी आई जिसको कोई भी डायनासोर फेस नहीं कर पाया एंड सारे के सारे डायनासोर्स की डेथ हो गई। जो भी रीजन हो, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो चुके थे और मैमल साहब ने इस अर्थ को घेरना स्टार्ट कर दिया। पहले जो मैमल थे वो श्रू लाइक थे। श्रू लाइक मतलब पहले जो मैमल थे ऐसे छुटके छुटके थे, श्रू जैसे, चूहे जैसे थे। ओके, श्रू इज नॉट एक्चुअल चूहा, लेकिन आप देख करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि छोटे छोटे जो थे इनके यहां पर हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले थे। अब मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड है, मैमल्स आपके विविपेरस होते हैं, तो अल्टीमेटली अपने बच्चों की बहुत बढ़िया केयर करने लग गए और ये उनका अच्छे से ख्याल रखने लग गए। और इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी थी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो हम लोग बढ़िया डोमिनेट कर पा रहे थे। और बाकी मैमल्स जो थे ये भी अच्छे खासे इवॉल्व थे कि हाँ भाई 4 चैम्बर का इनके अंदर हार्ट है, वार्म ब्लडेड है, बढ़िया तरीके से अपने काम कर रहे थे। इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna। यानी आपने अगर कभी मैप अगर देखा है तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जो है बेसिकली ये आसपास है। जब पहले इनिशियली एक ही चीज आपकी प्रेजेंट थी, पूरा लैंड पार्ट साथ में कनेक्टेड था, जिसको पेंजिया हम लोग बोलते थे। जब वो टूटा तब जाकर के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपके बने, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड एंड सो ऑन। अंटार्कटिका आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है। ओके, अगर आप मैप को 3D में देखोगे तो आपको ऊपर नीचे दोनों जगह दिखाई देगा, क्योंकि मैप अगर आपका 2D है तो अल्टीमेटली आपको अलग व्यू दिखाई देता है, राइट। सो यहां पर ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो बने। तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आपका रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जो नॉर्थ अमेरिका के जो फौना है उसने साउथ अमेरिका के अंदर जो आपके एनिमल्स थे, जो फौना थी, उनको ओवररिड कर दिया, यानी उनको पछाड़ दिया, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स सर्वाइव्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे कोने में पड़ा हुआ है, सबसे अलग है, तो अदर मैमल से इसका कोई कंपटीशन नहीं था। ये अपने ऑस्ट्रेलियंस मस्त थे। लेकिन साउथ अमेरिका को थोड़ा सा जो है इसके जो हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट थे, इनको पंगा झेलना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन फौना ने वहां पर इनकी बैंड बजा दी। अब ये एक डायग्राम है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट यहां से आपका ये पूछा जाता है कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट पीरियड्स है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट इपोक्स है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट एरा है।
तो पैलियोजोइक एरा होता है यहां पर, मीजोजोइक एरा होता है, सीनोजोइक एरा होता है। ट्रिक क्या है इस एरा को याद करने की? इस एरा को याद करने की ट्रिक है सिंपल सी, पीएम सीना, जॉन सीना हम सब जानते हैं, तो पीएम बना दो सीना को, ऐसा लोगों ने बोला। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब पैलियोजोइक, एम का मतलब मीजोजोइक और सीना का मतलब सीनोजोइक। और सीना क्या है? एक ह्यूमन है, सीना एक ह्यूमन है, और ह्यूमन अभी रहते हैं, हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं ना यहां पर, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सबसे रीसेंट एरा माना जाता है, सबसे रीसेंट एरा माना जाता है, क्योंकि सीना यहां पर है फिलहाल, और ये आपका सबसे क्या हो जाएगा? सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा, सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होते हैं? आपके काफी सारे पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड की ट्रिक क्या हो जाएगी यहां पर? अगर आप एरा की ट्रिक देखो तो एरा की ट्रिक क्या हो जाएगी? पीएम सीना। अगर आप पीरियड की ट्रिक देखो तो क्या हो जाएगा? ओके, एसडी कार्ड चाहिए मुझे, एसडी कार्ड यानी जो मेमोरी कार्ड्स आते हैं, एसडी कार्ड चाहिए मुझे सेम वैसे के वैसे जैसे परमिंदर तिवारी लाया था। कैसे? परमिंदर तिवारी जैसी, तो जैसी को आप क्या पढ़ोगे? जे और सी पढ़ोगे। एसडी कार्ड पीटी जेसी कितनी चाहिए? एसडी कार्ड 34 चाहिए, 34 चाहिए। एसडी कार्ड पीटी जैसी 34, तो एक सीक्वेंस में चलो, एस डी कार्ड पी टी जे सी 34 यानी टर्शरी और क्वाटरनरी। इनका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सेलुरियन। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डेवोनियन। सी का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरस। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पर्मियन। टी का ट्रायसिक। जे का जुरासिक, जुरासिक पीरियड सबने देखी होगी जिसमें डायनासोर थे। सी फॉर क्रिटेशियस, ये आपका टर्शरी, और ये आपका क्वाटरनरी। ये आपकी ऑर्डिनरी सी ट्रिक हो जाएगी। यानी यहां पर भी अगर आप सिलूरियन को देखो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहां पे? दिस इज द ओल्डेस्ट वन, एंड अगर आप देखोगे क्वाटरनरी को, दिस इज द मोस्ट रीसेंट वन। प्लांट की यहां पर डिस्कशन करी हुई है। प्लांट को अगर आप देखो तो ये क्या है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट का मतलब, क्लोरोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल आ चुका था, यानी किनके अंदर आ चुका था? एल्गी के अंदर ही आ चुका था, जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट थे। फिर आपके ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर, ट्रैक्योफाइट, ट्रैक्योफाइट यानी आपके वस्कुलर टिश्यू, ट्रैकिड वगैरह कहां पर आए थे? आपके टेरिडोफाइट के अंदर आए थे, टेरिडोफाइट के अंदर। तो एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच से कौन निकलेगा? एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच से कौन निकलेगा? ब्रायोफाइट निकलेगा ना। तो यहां से क्या निकल के गया भाई बाहर? यहां से बाहर निकल के गया आपका ब्रायोफाइट, ऊपर तक आ रहा है, देख रहे हो भाई? यहां से निकल के गया ना, यहां से आपका निकल करके गया, कौन निकल करके गया? ब्रायोफाइट निकल करके गया ना। तो आपके ब्रायोफाइट डेवलप हो गए, किसके बीच से? एल्गी और ट्रैक्योफाइट यानी टेरिडोफाइट के बीच से। तो ब्रायोफाइट आपको वहां पर देखने को मिला। फिर आपका यहां पर देखो राइनिया टाइप प्लांट्स है, राइनिया टाइप प्लांट्स विच आर वेरी एडवांस्ड, यू नो, जिम्नोस्पर्म्स। देन साइलोफाइटर हो गया आपका, जो कि अलग अलग जिम्नोस्पर्म्स और तैयार कर लेगा, ठीक है, और अलग अलग टेरिडोफाइट्स और तैयार कर लेगा। तो यहां पर क्या बना? ट्रैक्योफाइट और राइनिया के बीच से आपका जोस्टेरोफाइलम, जिसने आगे चल के क्या बनाया? लाइकोपोड्स बनाया, जैसे कि अर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेशियस लाइकोपोड। तो यहां से आपका क्या बनेगा? जोस्टेरोफाइलम और लाइकोपोड, जेडेल आपका बन जाएगा किसके बीच से? राइनिया और ट्रैक्योफाइट के बीच से। फिर यहां अगर आप देखोगे साइलोफाइटन के अंदर से आपके हॉर्सटेल्स निकल जाएंगे एंड फर्न्स निकल जाएंगे। हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स क्या होते हैं? आपके टेरिडोफाइट होते हैं। तो यहां से आपके और टेरिडोफाइट निकले। फिर उसके बाद आपका क्या निकला? गिंगो। गिंगो किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का। कॉनिफर, कॉनिफर यानी आपके पाइनस वगैरह जिम्नोस्पर्म्स। नीटेल आपकी काफी एडवांस्ड क्लास मानी जाती है जिम्नोस्पर्म की। साइकेड जिसमें साइकस आता है, ये भी क्या माना गया? आपका जिम्नोस्पर्म है। एंड जिम्नोस्पर्म बने किससे हैं? प्रोजिम्नोस्पर्म एंड आपके आगे चल के सीड फर्न्स, यानी कि एडवांस टेरिडोफाइट्स इन्हें बोला गया। बॉटनी के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, ओके। और इन्होंने क्या बनाया? आगे चल करके सीडेड फर्न्स थे, तो इन्होंने आगे चल के और ज्यादा एडवांस्ड सीडेड एंजियोस्पर्म्स बनाए, जैसे डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी फ्लावरिंग प्लांट बनाए। क्या देखना है आपको? यहां पर क्या याद रखना है आपको? सिर्फ कुछ नाम याद रखना है, चुनिंदा नाम याद रखना है। सबसे पहले एल्गी आया, उसके बाद आपके बीच से ब्रायोफाइट आए, उसके बाद ट्रैक्योफाइट यानी टेरिडोफाइट आए।
यहां राइनिया टाइप प्लांट्स है और साइलोफाइटोन है। ये पहले तो आपको दो नाम याद रखने हैं, राइनिया टाइप प्लांट्स एंड आपका साइलोफाइटोन। अब इनसे क्या निकले, इनसे आपके लाइकोपोड्स निकले, हर्बेशियस लाइकोपोड, अर्बोरेसेंट। हॉस्टेल एंड फंड्स आपको पता है ये क्या है, आपके टेरिडोफाइट है। यहां से आपका गिंगो, कॉनिफर, नीटेल, साइकेड सारे जिम्नोस्पर्म है। ये आपके प्रोजिम्नोस्पर्म है। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीड फंड, बस ये याद करना है, और इससे डाइकोट, मोनोकोट यानी एंजियोस्पर्म निकल गए। कुछ ही नाम है जो आपने पहली बार सुने होंगे, सिर्फ वो याद कर लो, काम चल जाएगा। कौन कौन से नाम, आपका अर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेशियस लाइकोपोड, फिर हॉस्टेल फंस हो जाएगा, गिंगो, कॉनिफर, नीटेल, साइकेड हो जाएगा, मोनोकोट, डाइकोट हो जाएगा, सीड फंड। बस ये नाम पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई नाम नहीं पढ़े। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 5 नाम पढ़ो, काम खत्म। लेबलिंग करने भी नहीं आएगी, कोई पूछेगा भी नहीं इसमें से कोई भी क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए किससे कौन आया। तो अगर मैं बताऊं तो क्लोरोफाइटा एल्गी, उसके ऊपर क्या है, ट्रैकियोफाइटा, यानी आपके जिनमें ट्रैकिड आ गए थे, यानी कि आपका टेरिडोफाइट। इनके बीच से निकल जाएगा ब्रायोफाइट। फिर आपका ये जो ट्रैकियोफाइटा है, इससे निकलेगा जोस्टेरोफिलम, और इससे लाइकोपोड निकलेंगे। कौन से, अर्बोरेसेंट लाइकोपोड और आपके हर्बेशियस लाइकोपोड। इसके ऊपर आप देखेंगे तो राइनिया टाइप प्लांट्स है और आपके साइलोफाइटोन यहां पर प्रेजेंट है। इनके अंदर से क्या निकलेंगे, आपके टेरिडोफाइट निकलेंगे, जैसे कि हॉस्टेल और फर्न। फिर अलग अलग टाइप के जिम्नोस्पर्म्स निकलेंगे, जैसे आपके साइकस हो गया, साइकेड, आपका जो नीटेल हो गया, यहां पर आपका गिंगो हो गया तो गिंगोएल, एंड इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पाइनस, तो वो कैसा होता है, आपका कॉनिफर होता है। फिर सिमिलरली जो आपका साइलोफाइटोन था, यहां से प्रोजिम्नोस्पर्म, और बीच में एक चीज मैंने आपको मार्क कराई है, सीडेड फर्न्स। इनसे क्या निकलेगा, मोनोकोट, डाइकोट। ये आपका प्लांट का पूरा केस है कि किससे क्या निकला। अब ये सेम ट्रिक यहां पर लगा दो यार, एसडी कार्ड पीटी जैसी, तो इसके नीचे क्या हुआ रहेगा, इसके नीचे सेल्यूरियन रहा होगा, इसके नीचे डेवोनियन रहा होगा। ठीक है, तो एस डी, फिर कार्ड दैट इज कार्बोनिफेरस, परमिंदर, तिवारी, जैसी, 34 चाहिए, टर्शरी, क्वाटरनरी। यहां पर क्या है, अर्ली रेप्टाइल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए, इन अर्ली रेप्टाइल से क्या बने, आपके सौरोप्सिड और साइनेप्सिड नाम के क्या बने, डायनासोर्स बने। इसमें से आपका पेलिकोसॉर्स एक्सटिंक्ट हो चुका है, थीकोडोंट वाले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिनके दांत आपके एम्बेडेड होते हैं जॉ बोन्स के अंदर, थेरेप्सिड एक्सटिंक्ट हो चुका है, और नॉर्मल जो डायनासोर थे वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट वर्ड याद नहीं करना है, आपको बस ये याद करना है कि अर्ली रेप्टाइल से दो चीजें बनी, आपकी सौरोप्सिड और आपकी साइनेप्सिड। सौरोप्सिड और साइनेप्सिड। अब सौरोप्सिड है तो नाम में क्या आएंगे, सौर आएंगे, जैसे पेलिकोसौर और आपका डायनासोर। और आपके थीकोडॉन और थेरेप्सिड भी यहां पर बने, जो कि आपके साइनेप्सिड से मिलते जुलते थे, खासकर थेरेप्सिड। ऊपर आपके जिंदा है जो आज के दिन में, टर्टल है, लिजार्ड है, स्नेक है, आपका क्रोकोडाइल है, बर्ड है, मैमल है, ये आपको दिखाए हुए हैं। यहां पर सीक्वेंस याद करना है, कुछ ज्यादा याद नहीं करना। सौरोप्सिड और साइनेप्सिड दो नाम याद करने हैं, वो भी याद नहीं करने, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछेगा नहीं। ह्यूमन इवोल्यूशन, यहां पर जो आपको एनिमेशन दिखाई गई है, ये बहुत ही प्यारी एनिमेशन है। इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मुंह का विकास कैसे हुआ है, हमारा स्कल टाइम के दौरान कैसे चेंज हुआ है। यहां पर हम लोग सबसे पहले कैसे दिखते थे, कुछ लोग मैन लाइक दिखते थे, कुछ एप लाइक दिखते थे, एंड अल्टीमेटली हमारे मुंह का विकास होने लगा एंड हमारे क्रेनियम का साइज जो है वो चेंज होने लगा, एंड अल्टीमेटली आज हम एक मॉडर्न मैन की तरह दिखते हैं, इन भाई साहब की तरह दिखते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। दिस इज होमिनिड फैमिली, जहां पर हमें बताया गया है कि ह्यूमंस के स्कल टाइम के साथ किस हिसाब से मॉडिफाई हुए। पहले आप कैसे दिखते थे और आज आपका स्कल कैसा दिखाई देता है, इन दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको एक सीक्वेंस में दिखाए गए हैं कि आप सामने से कैसे दिखते थे और साइड से कैसे दिखते थे। दिस इज द फ्रंट व्यू दैट वी आर लुकिंग ओवर हियर, एंड दिस इज द साइड व्यू। तो इनिशियली आपका जो मुंह था ये आपका बहुत बाहर था, बी में देखो काफी बाहर था, सी में थोड़ा ठीक होने लगा, डी में देखो, ई एफ जी तक आप जाते जाते देखोगे मुंह थोड़ा फ्लैट होने लगा, एंड अल्टीमेटली नीचे आप आई जे के देखोगे और अभी आपका एकदम करेक्ट है। पहले आपका मुंह लंबा था काफी, ठीक है। तो इनिशियली ये जो हमें अलग अलग फॉसिल मिले हैं उन बेसिस पे हमने पता लगाया है, अलग अलग जगह से मिला है, कोई आपका साउथ अमेरिका से मिला है, कोई साउथ अफ्रीका से मिला है, कोई आपका सेंट्रल एशियन पार्ट से मिला है, कोई आपका सेंट्रल यूरोपियन पार्ट से मिला है, एंड सो ऑन। तो किस हिसाब से स्कल का विकास हुआ ये आपको दिखाया हुआ है। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, 15 मिलियन साल पहले
ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस आपको देखने को मिले। अब लॉर्ड राम को हम बहुत मानते हैं, राइट? तो राम जी कैसे थे? अगर आपने रामायण देखी है तो उनको एक इंसान के रूप में दिखाया हुआ है, तो ये मैन लाइक माने जाते थे। तो रामापिथिकस जो थे इनको मैन लाइक माना गया कि हाँ ये इंसान जैसे दिखाई देते हैं, जबकि जो ड्रायोपिथिकस थे इनको माना गया कि ये एप लाइक है, ये एप से मिलते जुलते हैं, ये मैन लाइक नहीं है। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? चाहे ड्रायोपिथिकस हो चाहे रामापिथिकस हो, ये हेरी थे, इनके बड़े बड़े बाल थे एंड ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ये एग्जैक्टली बायपेडल लोकोमोशन शो नहीं करते थे। यहाँ पर ड्रायोपिथिकस के देखो आप दोनों हाथ टिके हुए हैं जमीन के ऊपर, टेट्रापेडल लोकोमोशन है। और थोड़ा सा इरेक्ट हो चुका है आपका रामापिथिकस, लेकिन वो भी आपका पूरे तरीके से दो पैर पर एकदम इरेक्ट पोस्चर में नहीं है। कमर अगर आप देखो तो यहाँ पर इरेक्ट नहीं है, कमर टेढ़ी है, नॉट इरेक्ट, सीधे नहीं चल पा रहे। जैसे मैं आपको एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं वैसे स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते थे। यहाँ पर देखो एकदम इरेक्ट पोस्चर नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे टेट्रापेडल लोकोमोशन है, चार पैरों पर चलते हैं, ठीक है? तो 15 मिलियन साल पहले क्या हुआ? रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस आए। रामापिथिकस मैन लाइक थे, ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे, दोनों में बड़े बड़े बाल थे एंड ये आपके गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह चलते थे। 3 से 4 मिलियन साल पहले फिर आपके मैन लाइक प्राइमेट्स आपको देखने को मिले जो कि इंसान जैसे दिखते थे। कंप्लीटली नहीं, लेकिन हाँ पहले वाले से थोड़ा इवोल्यूशन यहां पर हुआ। कुछ फॉसिल्स आपको मिले जो कि इंसानी हड्डियों जैसे हैं, आज वाली इंसानी हड्डियों जैसे हैं। इथियोपिया और तंजानिया के अंदर ये फॉसिल आपको मिले। These revealed hominid feature leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in Eastern Africa। अब आपको ईस्टर्न अफ्रीका से ये फॉसिल मिले और ये फॉसिल 3 से 4 मिलियन साल पुराने हैं। तो आपको क्या इससे आइडिया लगता है कि 3 से 4 मिलियन साल पहले जो ये फॉसिल वाले असली ऑर्गेनिजम्स थे ये आपके ईस्टर्न अफ्रीका में भाई घूमने गए होंगे। इनके फॉसिल से इनकी हाइट का अंदाजा लगाया, स्केलेटन से क्या अंदाजा लगाया कि भाई 4 फीट की इनकी हाइट है और ये अपराइट चल सकते थे। थोड़ी बहुत इनकी पीठ अब सीधी होने लगी थी, राइट? कंप्लीटली अपराइट नहीं थे लेकिन हाँ ठीक ठाक चल लेते थे। ये 3 से 4 मिलियन साल पहले हमें पता लगा जब मैन लाइक प्राइमेट हमें मिले। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस हमें मिले। 2 मिलियन साल पहले क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिले। ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ऑस्ट्रेलिया में मिले होंगे, नहीं, ठीक है? ये ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में हमें मिले, मैदानों में मिले। ये स्टोन वेपन से शिकार करते थे लेकिन ये फ्रूट खाते थे। यानी ये भी कहा जाता है कि ये स्टोन वेपन से क्या करते थे? अपने आप को काफी बार डिफेंड करने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि ये फ्रूट खाते थे। जाहिर सी बात है अगर ये फ्रूगीवोरस थे या अगर एनिमल्स को खा ही नहीं करे तो ये हो सकता है कि अपने डिफेंस के लिए जानवरों का शिकार करते हो। होमो हैबिलिस जो है इसे क्या कहा गया? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, और इसे होमिनिड भी बोला गया। होमो हैबिलिस जो था ये हम जैसा दिखने वाला, सबसे ज्यादा दिखने वाला, सबसे पहला आपका स्पेसिमेन माना गया। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी ये इसकी क्या थी? आपकी 650 से 800 के आसपास थी क्यूबिक सेंटीमीटर। साइज आपको बताया गया है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का यहां पर ब्रेन था। 650 से 800 विच वॉज क्वाइट गुड। इतना भी अच्छा दिमाग नहीं था लेकिन ठीक था उस टाइम पर काम चलाने के हिसाब से। होमो हैबिलिस भी मीट नहीं खाते थे। जो सबसे पहला मैन लाइक होमिनिड था ये मीट नहीं खाता था। और क्रेनियल कैपेसिटी जितनों में दी है एनसीईआरटी की ये याद करनी है, 650 से 800 होमो हैबिलिस के अंदर। फिर होमो इरेक्टस मिले। अब नाम क्या है? इरेक्टस। तो जाहिर सी बात है इरेक्ट चलने लग गए थे, एकदम खड़े हो गए थे बढ़िया तरीके से। ये भाई साहब एकदम खड़े हैं, ठीक है? इनकी तरह नॉर्मल जैसे अपन खड़े होते बैठते हैं एकदम वैसे। 1.5 मिलियन साल पहले ये मिले। फॉसिल आपके जावा के अंदर डिस्कवर किए गए थे इनके 1891 यानी अराउंड 1900 के आसपास। इनकी ब्रेन थोड़ी बड़ी थी, ओके? होमो हैबिलिस से इनकी ब्रेन थोड़ी सी बड़ी थी। वहां पर अगर आप देखें लास्ट के अंदर 650 से 800 सीसी की ब्रेन है होमो हैबिलिस की, लेकिन यहां पर होमो इरेक्टस की जो ब्रेन है वो आपकी 900 की है। तो इसका मैक्सिमम भी अगर आप मान लें 800 तो आपकी 100 सीसी ज्यादा की ब्रेन है। और ये मीट खाते थे। जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और जो होमो हैबिलिस है ये फ्रूट खाते थे, मीट नहीं खाते थे। लेकिन होमो इरेक्टस ने मीट खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस का जो स्कल है वो कुछ ऐसा दिखाई देता था, जो कि मॉडर्न मैन से ठीक ठाक मिलता जुलता है। निएंडरथल मैन अच्छे खासे सिक्स पैक बनाए हुए हैं बाबूजी ने, एकदम बढ़िया इरेक्ट पोस्चर है, दिखने में भी आप जैसे हैं। अब ना ही नहीं थे तो उस टाइम पर बाल बड़े बड़े होंगे ही, लेकिन हाँ जो दिखने में ये आप जैसे हो चुके थे। ये कब आए थे?
आज से 40,000 से 1 लाख साल पहले निएंडरथल मैन सरवाइव करते थे। दिमाग एकदम सबसे बेस्ट था, 1400 सीसी का दिमाग था, सबसे तगड़ा। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, एशिया में रहते थे हमारी तरह। यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये क्या करते थे, अपनी बॉडी को छिपा लेते थे, गुफाओं का प्रयोग करते थे, केव्स का प्रयोग करते थे और जगह जगह पर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, यानी कॉन्शियस थे अपनी बॉडी के बारे में। एंड बरीड देयर डेड, अपने जो मरे हुए, मृत्यु जिनकी हो जाती थी उनको क्या करते थे, बरी करते थे, दफनाते भी थे। ह्यूमन इवोल्यूशन से मिलते जुलते काफी सारे इवोल्यूशन दुनिया के अंदर हुए, जैसे हॉर्स के इवोल्यूशन को बहुत ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है, डॉग के इवोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन ह्यूमन के बारे में हम पढ़ते क्यों है, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में 2-3 चीजें ऐसी हुई जो किसी के अंदर नहीं हुई। पहली तो आपकी स्पीच का विकास हुआ भाई, लैंग्वेज और स्पीच का विकास हुआ। हमारी ही भाषा है, हम ही एक दूसरे की हर बात बोल करके समझ लेते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांत में सबकी समझ लेते हैं, अगर आपको उस भाषा का ज्ञान है तो। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो स्पीच है, लैंग्वेज है। दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस है, खुद के प्रति हम लोग बहुत कॉन्शियस थे, इसलिए हमने अपने विकास पर पूरा पूरा जोर लगाया है। तो ये क्या करते थे निएंडरथल मैन, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे और बरी भी करते थे मरे हुए लोगों को। होमो सैपियंस यानी जो मॉडर्न मैन है फिर वो बन गया। और इस मेरे भाई ने क्या स्टार्ट की, इस मेरे भाई ने आपकी केव पेंटिंग्स भी स्टार्ट की। केव पेंटिंग्स, तो प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमंस थे इनकी बनाई हुई केव पेंटिंग्स जो है ये भीमबेटका रॉक पे देखने को मिल सकती है इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी के अंदर जो भीमबेटका जो है उन गुफाओं के अंदर काफी सारे आपके केव पेंटिंग्स और केव आर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है आपका 18,000 साल पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि मॉडर्न मैन कब आया था, माना जाता है कि अर्लीस्ट 75,000 साल पहले, और 10,000 साल पहले तो एटलीस्ट इसका ओरिजिन हो चुका था। तब से मॉडर्न मैन सर्वाइव आपका करता है, राइट। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है 18,000 साल पहले इसने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और एग्रीकल्चर यानी खेती और ह्यूमन सेटलमेंट इसने लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट किया था। खुद के खाने पीने की जरूरतों को भी ये पूरा करने लग पड़ा। यहां पर एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है स्कल्स का। किस किस के स्कल का कंपैरिजन दिखाया है, अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन, ये वाला आपका अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन है, और ये आपका बच्चा है चिंपैंजी का, और ये आपका अडल्ट है चिंपैंजी का। यहां पर बस ये बताया हुआ कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है बेबी चिंपैंजी के साथ इसका स्कल ज्यादा सिमिलर है। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये इसका आगे जो है पार्ट जो निकला हुआ है ये इसके स्कल को बहुत डिफरेंट बना देता है। तो अडल्ट चिंपैंजी के अंदर अगर आप देखोगे तो स्कल जो है ये आपका काफी डिफरेंट रहता है, ह्यूमन बीइंग से काफी डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन डेट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर एटलीस्ट 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस मैन लाइक थे, ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे, दोनों के बड़े बड़े बाल थे, एंड अल्टीमेटली ये इरेक्ट नहीं चल सकते थे, टेट्रापेडल लोकोमोशन था, एंड गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह झुक के चलते थे। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स आपको मिले, जिनका फॉसिल कहां मिला था, इथियोपिया तंजानिया में। तो आपको पता लग जाता है कि ईस्टर्न अफ्रीका में कहीं ये गेड़ी मार रहे थे 3-4 मिलियन साल पहले। हाइट इनकी छोटी थी, शॉर्ट स्टेचर था, 4 फीट के थे और सीधे चल पाते थे। 2 मिलियन साल पहले यानी और कुछ साल बाद आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। ऑस्ट्रेलो से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्ट्रेलिया से आपके अफ्रीका में मिलते थे, वो भी ग्रासलैंड के अंदर। स्टोन से शिकार करते थे लेकिन खाते थे फ्रूट। होमो हैबिलिस जिसको होमिनिड बोला गया, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग इसे कहा गया। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, सबसे कम जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है। मीट नहीं खाता था, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मिल जाता था वही खाता था, ठीक है, घास फूस। होमो इरेक्टस 150 मिलियन साल पहले जावा में इसका आपको एक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मिला। लार्ज ब्रेन था आपका होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में, 900 सीसी का होमो इरेक्टस के अंदर, और ये मीट खाना स्टार्ट कर चुका था। निएंडरथल मैन 40,000 से 1 लाख साल पहले आपको मिला। 1400 सीसी की ब्रेन थी, अच्छी खासी ब्रेन थी। एशिया में रहता था, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था और मरे हुए को दफना देता था। होमो सैपियन केव आर्ट बनाता था। भीमबेटका मध्य प्रदेश में केव आर्ट देखने को मिल जाएगी। 18,000 साल पहले प्रचलन चालू हुआ था इन द्वारा। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट, घर गृहस्थी बनाने का जो बेसिकली इनका एजेंडा था वो तैयार होने लगा, घर भर बनाने लग गए, ठीक है। और 75,000 से 10,000 साल पहले आपको देखने को मिले। और ये आपका कंपैरिजन है एट द एंड ऑफ द डे।
So I hope everything is fine in this chapter. This chapter was very interesting and I have bifurcated this NCERT master lecture series into 3 different parts so that we can understand each and everything in the best way possible. And I hope मजा आ गया होगा. एंड के पार्ट में थोड़ी सी रटने की डेट्स वगैरह है, लेकिन अगर आप सीक्वेंसेस में इनको लिख लेते हो या फिर मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा अपने हाथ से बनाया हुआ, तो आप उसको पढ़ सकते हो, इजीली याद कर सकते हो. 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी याद होगा. ये सबके साथ ही खेल है. ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार में याद हो जाता है. ये चीजें याद करनी पड़ती हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि होमो हैबिलिस का कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसी की तरफ जाए. होमो इरेक्टस का कोई क्वेश्चन पूछा उसी की तरफ जाए. निएंडरथल का कोई क्वेश्चन पूछा उसी की तरफ जाए. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आप मास्टर लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपकी सेकंड यूनिट के भी. थर्ड यूनिट को अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. उसके बाद आपके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको पहले भी बता दूंगा, क्योंकि हमने जस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में कवर किया है. तो बायोटेक अगर आप साथ साथ पढ़ लेते हैं तो भी मौज हो जाएगी और बहुत कम लेक्चर्स लगेंगे बायोटेक को करने में. और इकोलॉजी आपकी काफी इंटरेस्टिंग मैं बना दूंगा, ये बात गारंटी है. डेट्स वगैरह याद करनी ही पड़ती हैं, लेकिन जो समझने के कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठा दिए जाएंगे. इकोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा. चलो यार, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर. अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, आप लोग मार्क्सअप लर्निंग ऐप को सर्च कर सकते हो ऑन गूगल प्ले स्टोर. उसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा हमें रिव्यू करने का, हमें रेट देने का, रेटिंग करने का. उसमें आप लोग जाकर रेटिंग कर सकते हो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर. शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.